नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने से पहले ही क्या बीजेपी ने हार मान ली है? क्या बीजेपी चुनाव से पहले एक बड़ी बगावत से जूझेगी? ये मेरा अनुमान नहीं है दोस्तों, बल्कि जो मौजूदा हालात दिखाई दे रहे हैं उन्हीं से ये सवाल निकले हैं। आप जानते ही हैं कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 7 सांसदों को मैदान में उतारा है और अब यही दांव राजस्थान में भी खेला है। राजस्थान में भी 7 सांसद, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां भी 4 सांसद। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सत्ता डगमग हो ही रही है। कल ही खबर आई कि जब राहुल गांधी शहडोल में बीजेपी की सत्ता हटाने के लिए गरज रहे थे तो उधर शिवराज सिंह चौहान ऋषिकेश पहुंच गए थे। पहले शहडोल में राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे थे सुनिए जरा, उसके बाद फिर सीधे चलेंगे ऋषिकेश, जहां शिवराज सिंह चौहान जो हैं गंगा के तट पर बैठे हुए क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, जरा वो भी देखेंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी सुनिए। आडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा था, उन्होंने एक किताब लिखी थी और किताब में लिखा था कि जो आरएसएस और बीजेपी की सच्ची लेबोरेटरी, मतलब सच्चा कारखाना गुजरात में नहीं है मगर मध्य प्रदेश में है, ये उनका कहना था। तो जब मैं इस भाषण की तैयारी कर रहा था तो मैंने सोचा, आडवाणी जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश उनकी लेबोरेटरी है, उनका कारखाना है, तो चलो देखते हैं आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी में, कारखाने में ये क्या क्या काम कर रहे हैं। 2-3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। बीजेपी की लेबोरेटरी में, तो यहाँ बीजेपी की लेबोरेटरी, आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी में, कारखाने में क्या कुछ होता है और इसको लेकर के यहाँ डिस्क्राइब कर रहे थे उधर राहुल गांधी कल शहडोल में। लेकिन कल ही उसी वक्त जब राहुल गांधी शहडोल में थे तो सीएम मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ऋषिकेश पहुंचे हुए थे। ऋषिकेश में ये देखिए तस्वीर, जरा फुल स्क्रीन ले आइए। इस तस्वीर में देखिए उधर राहुल गांधी शहडोल में और ऋषिकेश में शिवराज सिंह चौहान कुछ लिख रहे हैं गंगा के तट पर। और आखिर शिवराज सिंह चौहान क्यों पहुंचे ऋषिकेश, ये बड़ा सवाल है। चुनाव के वक्त राज्य के सीएम को ऋषिकेश जाकर किस सुकून की तलाश करनी पड़ी है, ये तो वही जाने। वैसे सुकून राजस्थान में भी दोस्तों बीजेपी को नहीं मिल रहा है। चलिए जरा अब राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं। और राजस्थान में भी बीजेपी को, एक तरफ मध्य प्रदेश में सुकून नहीं है लेकिन राजस्थान में भी बीजेपी को कोई सुकून नहीं मिल रहा है। वहां तो यानी कि राजस्थान में अब तक वसुंधरा राजे की नाराजगी से बीजेपी परेशान थी ही, लेकिन अब तो बागियों की बड़ी लिस्ट तैयार हो गई है। जिन लोगों के टिकट कटे वो दुखी हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं मगर इस बार उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया है वो भी दुखी हैं, उनके समर्थक दुखी हैं। राजस्थान में सांसदों को उम्मीदवार बनाने के बाद, 7 सांसदों को उम्मीदवार बनाने के बाद बीजेपी के भीतर और बाहर काफी हलचल बढ़ गई है। बगावत का रुझान किशनगढ़ से भी सामने आया है। किशनगढ़ राजस्थान की बात कर रहा हूं, वहां से भी सामने आया है, जहां वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी माने जाने वाले विकास चौधरी समर्थकों के बीच जब पहुंचे तो फूट फूट कर रोने लगे। विकास चौधरी ने कहा कि मैंने पार्टी के लिए सब कुछ त्याग दिया, घर परिवार पर ध्यान नहीं दिया और आज मेरे साथ ये कैसा न्याय हो रहा है। जरा सुनिए विकास चौधरी को। तो मैं राजनीति से आज से संन्यास लेने जा रहा हूं। साथियों, मैंने ईमानदारी से काम किया है। मैंने मेरे घर परिवार को छोड़ा है, मैंने मेरा व्यापार खत्म कर दिया, मैं कभी मेरे परिवार को टाइम नहीं दे पाया। मैंने सब कुछ त्याग दिया। मैं भी सरकारी नौकरी कर सकता था, मैंने सब कुछ त्याग दिया और आज इन लोगों ने मेरे साथ न्याय किया। क्या आप बताओ ईमानदारी से? साथियों, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बहादुर हूं, लेकिन आज पहली बार मैं अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा हूं
कि इस तरीके से षड्यंत्र रच के ये लोग मेरी न केवल राजनीतिक हत्या कर रहे हैं बल्कि उस नौजवान के सपने की भी हत्या कर रहे हैं जो किसान का बेटा गांव में बेच सकता है। आज उस नौजवान की इन्होंने हत्या की है जो नौजवान पढ़ लिख कर अपने गांव गरीब और किसान की सेवा करना चाहता है। क्या राजनीति में आने का अधिकार किसी गांव किसान के बेटे को नहीं है क्या इन पैसे वालों को यह अधिकार दिया है क्या? साथियों, मैं पूछना चाहता हूं साथियों, तो ये किशनगढ़ के विधायक विकास चौधरी अपनी बात रख रहे हैं और रो रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं, और जो बात कह रहे थे अभी आप सुन रहे थे। और इसी तरह झोटवाड़ा और दूसरी सीटों से भी रुझान सामने आए हैं और बीजेपी ने झोटवाड़ा विधानसभा सीट से वर्तमान सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर को उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद इस सीट से पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ते रहे पूर्व विधायक राजपाल सिंह शेखावत के समर्थक विरोध पर उतर आए हैं। शेखावत के समर्थकों ने झोटवाड़ा सीट बचाने के लिए पैरासूट उम्मीदवार हटाओ के नारे भी लगाए। दोस्तों, अभी तो चुनावों की घोषणा ही हुई है और शुरुआत में ही पैराशूट उम्मीदवार जैसे नारे लगने लगे तो समझना मुश्किल नहीं है कि बीजेपी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। वैसे सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी में ऐसे लायक नेता बचे ही नहीं है क्या, जो जिताऊ उम्मीदवार साबित हो सकें? बीजेपी अगर विधानसभा चुनाव में सांसदों को उम्मीदवार बना रही है तो फिर जब लोकसभा के चुनाव होंगे, सामने आएंगे, तो फिर वो किसे उम्मीदवार बनाएगी? सांसदों को आप विधायक बना रहे हैं, विधानसभा का चुनाव लड़वा रहे हैं। क्या इतनी बड़ी पार्टी आपकी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दंभ भरते हैं आप, और आपके पास उम्मीदवारों की कमी है कि आप सांसदों को उतार रहे हैं? और जब सांसद लोकसभा का चुनाव आएगा तो फिर क्या करेंगे आप? बीजेपी चुनावी खर्च बचाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, एक देश एक चुनाव की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ सांसदों को विधायकी के चुनाव में उतारती है। इन सांसदों में जो विधायक बनेंगे तो फिर उनकी संसदीय सीट जो है वो भी खाली होगी, यानी उपचुनाव होंगे। तो क्या ये फिजूल खर्ची नहीं कहलाएगी? फिर जब लोकसभा चुनाव आएंगे और फिर से इन्हीं विधायकों में से किसी को उम्मीदवार बनाया गया तो क्या फिर से उपचुनाव की नौबत विधानसभा में नहीं होगी? कुल मिलाकर बीजेपी भले ही सोच रही हो कि उसने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है और सांसदों को विधानसभा में उम्मीदवार बनाया है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि यह दांव सेल्फ गोल साबित हो रहा है। इधर बीजेपी सत्ता की राह में फिसलती हुई दिख रही है और उधर कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी जिस आत्मविश्वास के साथ सत्ता वापसी के बाद किए जाने वाले कामों की बात कर रहे हैं, उससे कांग्रेस का स्कोर बढ़ता दिख रहा है। राहुल गांधी लगातार ये नहीं कह रहे हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे, वो कह रहे हैं कि बस हमारी सरकार आ रही है और हम ये करने जा रहे हैं। 6 गारंटी की बात कर रहे थे कल राहुल गांधी मध्य प्रदेश में। ऐसी ही गारंटियों की बात छत्तीसगढ़ में भी हुई है, ऐसी ही गारंटियों की बात राजस्थान और तेलंगाना में हुई है। और अभी कल राहुल गांधी ने परसों घोषणा भी कर दिया है कि बहुत जल्द मैं मिजोरम जाने वाला हूं। कल प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश मंडला पहुंचने वाली हैं, मध्य प्रदेश के। और तो एक तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस अपना स्कोर बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब तो इंडिया के बाकी नेता भी बिल्कुल राहुल गांधी के डरो मत वाले अंदाज पर चल रहे हैं। ऐसी बात क्यों यहां रख रहा हूं, उसकी एक वानगी आपके सामने पेश करूंगा। आज ही दरअसल अखिलेश यादव का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो दीवार फांद रहे हैं। और उस वीडियो में जो दीवार फांद रहे हैं, ये देखिए ये वीडियो, इसमें ये एक दीवार, ये दीवार नहीं बल्कि गेट फांद रहे हैं। आपको बता दूं कि आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है और अखिलेश यादव उनकी मूर्ति पर माला पहनाने के लिए पहुंचे थे, JPNIC पहुंचे थे, लेकिन उन्हें अंदर जाने से रोकने के लिए गेट बंद करके ताला लगा दिया गया था, जिस पर अखिलेश यादव अपने समर्थकों सहित गेट फांद कर अंदर कूद गए और माल्यार्पण किया। इस पूरी तस्वीर को एक बार फुल स्क्रीन लेकर आइए, पूरे शुरुआत से जरा लेकर आइए। और डर नहीं रहे हैं बल्कि वो आगे बढ़ रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। और गेट फांद कर कूद कर अखिलेश यादव आज तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं दोस्तों। अखिलेश ने जिस तरह दीवार फांदी है
क्या अब इंडिया इसी तरह बीजेपी की किलेबंदी को तोड़ते हुए दीवार फांद कर सत्ता तक पहुंचेगी? और क्या बीजेपी बगावतों के कारण अपने कमजोर हो रहे किले को संभाल पाएगी? एक बड़ा सवाल है दोस्तों। इन सवालों का जवाब आज ढूंढने की कोशिश करते हैं अखिलेश यादव अपनी बात रखते हुए। लेकिन यहां बात रखने की बात ही नहीं है, बात यह है कि राजनीति में जो कुछ हो रहा है उसके मायने क्या हैं। न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि उधर एक विधायक रो रहा है, बिलख रहा है और कह रहा है कि हमारी पार्टी ने हमारे साथ क्या दगा किया है। उसकी बानगी, उसकी तस्वीर आप सामने देख रहे हैं। बात कर रहा हूं किशनगढ़ के विधायक विकास चौधरी की, जिनको अभी आप सुन रहे थे। उनसे पहले एक तस्वीर और जो शिवराज सिंह चौहान ऋषिकेश में, जरा उस तस्वीर को भी ले आइए। शिवराज सिंह चौहान ऋषिकेश में, और ये यहां पर आखिर ऐन चुनाव के वक्त, परसों चुनाव की घोषणा होती है और शिवराज सिंह चौहान ऋषिकेश क्यों पहुंच जाते हैं। इस बीच एक तस्वीर और आई है, वो शादी ब्याह में जो आमंत्रण पत्र, निमंत्रण पत्र छापे जाते हैं, वैसे ही एक निमंत्रण पत्र छापा गया है और कहा गया है ये निमंत्रण नहीं है बल्कि वो विदाई पत्र है। और विदाई किन की? तो इन्हीं महानुभाव की। उस विदाई पत्र को भी सामने थोड़ी देर में हम आपके सामने रखेंगे और वो भी बहुत मज़ेदार है, वो भी आप देखेंगे। लेकिन बीजेपी में जो बड़ी बगावत है इसके क्या मायने हैं और इससे क्या ये स्कोर बीजेपी के लिए, यानी कि अगले 5 जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें, ये देखिए, ये मामा का विदाई निमंत्रण, अगर ज़रा इसको स्क्रॉल कीजिए, ज़रा बड़ा कीजिए ताकि मैं पढ़ पाऊँ अपने तमाम साथियों के लिए। और मामा का विदाई निमंत्रण है और इसमें देखिए ये थोड़ा ईवीएम दिखाई 17 नवंबर को ईवीएम दिखाई, वो जो दिखाई, चेहरा दिखाई जैसे होता है वैसे, और प्रदेश से विदाई 3 तारीख को। ईवीएम दिखाई यानी ईवीएम पे जाइए, वोट डालिए। वो 17 नवंबर को वोटिंग है वहाँ मध्य प्रदेश में, 3 तारीख को प्रदेश से विदाई है। और ऊपर देखिए लिखा हुआ है, भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण जनता को बुलाने को, और एमपी के कंस मामा तुम अब ना सोचना आने को। ये है कि भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण जनता को बुलाने को और एमपी के कंस मामा तुम अब न सोचना आने को। मामा का विदाई निमंत्रण, ईवीएम दिखाई यानी कि वोटिंग जिस दिन है 17 नवंबर, प्रदेश से विदाई 3 दिसंबर। विदाई स्थल जो है वो सीएम निवास है, श्यामला हिल्स, जानते हैं आप, श्यामला हिल्स पे सीएम निवास, और यहाँ विदाई हो रही है भोपाल से। और बाल मनुहार में लिखा गया है, जो आप जानते हैं कि बच्चों की तरफ से भी मनुहार किया जाता है, उसमें लिखा हुआ है, हमारे प्यारे कंस मामा की विदाई में जलूल जलूल आना। नरोत्तम, भूपेंद्र और गोपाल, 3 का नाम है, ये तीनों बच्चे हैं और तीनों ने, अब नरोत्तम कौन है, भूपेंद्र कौन है, गोपाल कौन है, आप शायद अच्छी तरह से जानते होंगे। अब विशेष निवेदक कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर साहब होंगे, विष्णुदत्त, ज्योतिरादित्य एवं समस्त बीजेपी मध्य प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश, ये है। तो खैर, ये भी एक कभी कभी, और चुनाव के वक्त ऐसी चीज़ें आती रहेंगी दोस्तों, इससे थोड़ा सा आप खुशियाँ बटोर लीजिए, थोड़ा सा चेहरे पे चमक आ जाती है। जो इसको पसंद नहीं करते वो दुखी होते हैं, लेकिन चुनाव का वक्त है, ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी और हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे प्यारे कंस मामा की विदाई में जलूल जलूल आना, और कौन लोग कह रहे हैं? बाल मनोहार वाले हैं नरोत्तम, भूपेंद्र और गोपाल, और विशेष निवेदक में नरेंद्र सिंह, विष्णुदत्त, ज्योतिरादित्य एवं समस्त बीजेपी मध्य प्रदेश। चलिए खैर, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ देखिए इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। सब मुस्कुरा रहे हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि ये निमंत्रण पत्र देख रहे थे सब के सब। मीनू जी आपका स्वागत करता हूं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपका स्वागत करता हूं, संजय कुमार सिंह साहब आपका स्वागत करता हूं, सुनील शुक्ला जी आपका स्वागत करता हूं। सुनील जी कभी दिल्ली दिखते हैं तो कभी उधर जम्मू कश्मीर में दिखते हैं, तो सुनील जी आज किधर हैं जरा जरूर बताइएगा। और प्रमोद अग्रवाल जी एक लंबे अंतराल के बाद हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद जी आपका स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी का। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। देखिए चुनाव का वक्त है, परसों चुनाव की घोषणा हुई है और आज विदाई निमंत्रण पत्र आपके सामने है। ऐसे कितने आएंगे विदाई निमंत्रण पत्र, या हो सकता है कई इसके बाद 3 दिसंबर के बाद कई सारे आपको इनविटेशन मिले ओथ सेरेमनी के। लेकिन क्या
5-0, यानी कि ये पांचों मैच बीजेपी हारने जा रही है। ये बात भी पूछा जा रहा है, लोग कह रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, ये पूछ रहा हूं ये सवाल। और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपसे ही जरा समझूं, 5-0 से ये मैच जो है बीजेपी हार रही है, ऐसा अभी से कहा जा रहा है, कितना दम है इसमें? देखिए राजीव जी, बिल्कुल 5-0 से हार रही है और मुझे ऐसा लगता है बीजेपी कहीं चुनाव के पहले वॉकओवर ना दे दे। देखिए अभी तक तो राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा करके एक बहुत बड़ी चुनौती पैदा कर दी थी और ये बीजेपी के शीर्षस्थ गुजराती नेता ये सोच रहे थे कि वो 500 किलोमीटर भी कैसे पैदल चलेंगे। अखिलेश यादव ने आज एक और बड़ी चुनौती पेश कर दी। अब ये जो 9 फीट 10 फीट की जो दरवाजा था, इसको जिस प्रकार से उन्होंने क्रॉस किया, जरा कल्पना कीजिए अगर अमित शाह जी या मोदी जी या नड्डा जी अगर ये प्रयास करेंगे तो क्या इस प्रकार का दरवाजा, इसका मतलब ये जो सत्ता शिखर तक पहुंचने के लिए अखिलेश यादव कर रहे हैं, क्या ये सत्ता पक्ष का कोई भी नेता कर पाएगा? एक और चीज देखिए राजीव जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी का आपने एक बयान सुना होगा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अखिलेश यादव की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इसका मतलब यह है, एक तरफ तो ममता बनर्जी, संजय राउत और समाजवादी पार्टी के नेता राहुल गांधी की बड़ाई कर रहे हैं और कांग्रेसी नेता अखिलेश यादव की बड़ाई कर रहे हैं। इसका मतलब जो समन्वयन है वो देखिए कितना अच्छा है। और दूसरी तरफ देखिए राजस्थान के अंदर, एक तो वसुंधरा राजे को आपने किनारे लगाया था, राजस्थान के टॉलेस्ट एवर लीडर भैरव सिंह शेखावत के दामाद, जो 3 बार के विधायक थे, पिछला चुनाव थोड़े वोट से हारे थे, उनका टिकट काटना, इसका मतलब यह है कि जो बुजुर्गों का सम्मान है वो भारतीय जनता पार्टी में अब रह नहीं गया। भैरव सिंह शेखावत जैसा नेता जो उपराष्ट्रपति भी देश के रहे, और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के सबसे बड़े अगर राजपूत नेताओं में किसी का नाम लिया जाएगा तो उसमें भैरव सिंह शेखावत का नाम लिया जाएगा। उनके भी परिवार के लोगों को दरकिनार कर दिया गया और जिस प्रकार का विद्रोह वहां पनप रहा है, अभी तो देखिए शुरुआत है राजीव जी। जो हम लोग हमेशा से ये चर्चा करते आए और लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा आश्चर्य भी चकित किया कि हम ऐसे कैसे ये कर रहे हैं। आप देखिएगा अगले 1 महीने क्या स्थिति होने वाली है जी। हर जगह बीजेपी के अंदर, हर प्रदेश में, और देखिए तेलंगाना जहां पे हम लोग ये कह रहे थे, और अब जो लेटेस्ट गोदी मीडिया के चैनल हैं उनका सर्वे ये बता रहा है कि कांग्रेस आगे हो गई है। अभी इलेक्शन में 1 महीना बाकी है और जब तक इलेक्शन का वोट पड़ेगा तो मुझे ऐसा लगता है वहां राव साहब भी, जिनको मोदी जी ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है, ओवैसी साहब भी, वहां भी यही होगा, विदाई पत्र उनको मिलेगा। मध्य प्रदेश में भी यह स्थिति होगी, छत्तीसगढ़ में फिर लौट के कांग्रेस आएगी और राजस्थान में भी कांग्रेस आएगी। और ये जब राहुल गांधी वहां जाएंगे, अपना जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है वहां, जहां मोदी जी अभी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, मोदी जी टिप्पणी कर रहे हैं इजराइल पे और हमास पे, और यही मोदी जी ने 10 महीने पहले राजीव जी फिलिस्तीन का समर्थन किया था और फिलिस्तीन का समर्थन किया था। आज की तारीख में विश्व है 2 भागों में बंट गया है। पूरा जो वेस्टर्न लॉबी है वो इजराइल के साथ खड़ी है और पूरी जो अरब वर्ल्ड है वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में ऐसा स्टेटमेंट देना, केवल मुसलमानों के खिलाफ एक दुर्भाव पैदा करके हिंदुओं के वोट गैदर करना, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी विदेश नीति की कूटनीतिक भूल है। हमें तटस्थ रहना चाहिए था, नॉन अलाइंड रहना चाहिए था और जो हमारी हमेशा की स्टेटेड पॉलिसी थी उसी में रहना चाहिए था। ये बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन किया है, राजस्थान में भी मिसकैलकुलेशन किया है, मध्य प्रदेश में भी किया है और राजनीतिक भूमि एक प्रकार से इन्होंने स्वतः कांग्रेस को प्रेम पूर्वक सौंप दी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा आप, चूंकि इजराइल और फिलिस्तीन में जो कुछ चल रहा है, इजराइल फिलिस्तीन नहीं बल्कि इजराइल और हमास में जो कुछ चल रहा है उसका जिक्र आपने किया, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां रखना जरूर चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग थलग हो गए हैं। उनकी पार्टी ने, पार्टी छोड़ दीजिए, उनकी सरकार ने उनका साथ नहीं दिया। अभी तक विदेश मंत्रालय से इस मसले पे कोई भी बात नहीं आई है सामने, न ही भारत सरकार की तरफ से कोई बात सामने आई है, कोई ऑफिशियल आधिकारिक बयान किसी ने दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री अपने ट्विटर हैंडल से अभी तक 2 ट्वीट कर चुके हैं। पहला ट्वीट जिस दिन ये मामला सामने आया यानी 7 अक्टूबर को, और उसके बाद दूसरा ट्वीट जब इन्होंने बात की इजराइल के
प्रधानमंत्री नेतन्याहू से। तो ये इसको किसी ने एंडोर्स तक नहीं किया है, न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया उस ट्वीट को पीएमओ या सरकार के किसी भी अधिकारी ने उसको रीट्वीट किया है, कुछ नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जो बात यहां कह रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी अलग थलग, लेकिन क्या इन मसले और इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा जो सरकारी तंत्र का जो मीडिया पार्ट है, जो एक बड़ा पार्ट जिसमें बड़े बड़े तोपचंद लोग हैं, वो सब साथ देते हुए इजराइल के नजर आ रहे हैं। इजराइल फिलिस्तीन का मामला, उस पर आराम से एक वीडियो बनाऊंगा जरूर और चर्चा करेंगे हम, क्योंकि उसमें हमारे देश की साख भी दांव पर है, जो कह रहे थे अभी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, उस पर बात करेंगे हम। लेकिन अभी बात हम कर रहे हैं चुनाव की, और चुनाव में भी सबसे बड़ी बात कि क्या यहां बीजेपी अलग थलग पड़ गई है। क्या बीजेपी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने की बात कहती रही, होने का दावा करती रही, उस पार्टी में बगावत के सुर इतने ज्यादा मुखर हो गए हैं कि अब बीजेपी अपनी ही पार्टी को बचा ले तो बहुत बड़ी बात होगी। और क्या इसके बाद रिजल्ट जो है वो 3 दिसंबर बीजेपी सरेंडर जो कह रहे हैं, वो सरेंडर ही नहीं बल्कि टोटली साफ 0 से 5-0 ये होने जा रहा है। मीनू जैन जी, कैसे देखती हैं आप? जी राजीव जी, ये जो मोदी शाह की जो ये पॉलिसी चल रही है, ये जो आपने अभी दिखाया आपने वीडियो में, मतलब इस तरीके से बिलक के रोते हुए मैंने तो कभी देखा नहीं किसी उम्मीदवार को कि जिसका टिकट कट गया हो। तो कितनी वेदना है, वो एक उस वेदना जो पीड़ा हो रही है उन लोगों को, ये उसका परिचय है कि जो वसुंधरा कैंप का ये रिप्रेजेंटेटिव है। इसका मतलब वसुंधरा भी कितनी आहत होंगी, घायल शेरनी, जख्मी शेरनी। तो वो चीज है। अब ये लोग, ये देखिए, ये शुरुआत जो हुई है इनकी, ये जो बगावत के जो सुर उठने शुरू हुए, ये शुरू हुए हिमाचल से। और हिमाचल में आपने देखा, सबने, पब्लिक ने देखा, वो वीडियो भी वायरल हुआ कि वो जो कृपाल थे, वो जो उनको मोदी जी फोन कर रहे हैं कि भाई तुम बैठ जाओ, तुम अपनी उम्मीदवारी वापस ले लो। और ये पहली बार लोग हक्का बक्का रह गए सुन के कि बीजेपी का एक उम्मीदवार ये कह रहा है कि मोदी जी आपने बहुत देर कर दी, पहले बताते हैं आप मुझे। मतलब उसने मना कर दिया अपनी पेपर विड्रॉ करने से कि नहीं मैं तो भाई लड़ूंगा, और वो लड़ा। उसके बाद आप ये देखिए कि अब यहाँ जो हो रहा है, आज जो शिवराज सिंह चौहान का आपने एक दूसरी बात दिखाया, उनको गंगा किनारे बैठे हैं, तो मैं तो इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे करती हूँ, भाई नर्मदा मैया ने सजेशन दिया उनको कि भाई मेरे बस का नहीं है तेरी कुर्सी बचाना, तू गंगा मैया के पास जा, बड़ी बहन है मेरी, वो बचाएगी तेरी कुर्सी। तो ये गंगा मैया में अर्जी डाल के आए होंगे शिवराज सिंह चौहान कि भाई नर्मदा मैया ने भेजा है मुझे यहाँ, क्योंकि नर्मदा मैया के देव भूमि से आते हैं। मीनू जी क्यों दोनों बहनों को क्यों लड़वा रहे हैं मीनू जी, कोई नहीं सुनने वाला। सिबलिंग राइवलरी, भाई बहनों में और बहनों में तो बहुत प्रतिद्वंदिता होती है राजीव जी। जी तो ये तो वहां वो डालने गए हैं, गंगा मैया को अर्जी डालने गए हैं कि तू बचा ले मुझे किसी तरीके से। अब गंगा मैया सुनेगी या नहीं सुनेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन ये जो बैठे हैं यहाँ पे, ये लाचारी में बैठे हुए हैं यहाँ इस वक्त। जो पीड़ा वो जो आप किशनगढ़ के उम्मीदवार जो रो रहा है ना, उसी तरह आपको तो दिखाई नहीं दे रहे कि रो रहे या हंस रहे हैं। शिवराज सिंह रो रहे होंगे अंदर अंदर, वो अपनी पीड़ा कागज पे उतार रहे हैं और बड़ी मार्मिक चिट्ठी लिख के डालेंगे गंगा मैया को। तो ये जो है, ये सब चीजें एक अजीबोगरीब किस्म का इन्होंने, जिसको कहते हैं ना कि चर्निंग, फालतू का उसमें शांत पानी था, ये अपने पूरी उससे राज कर रहे थे, उसमें ये एक बेकार का इन्होंने पंगा ले लिया है। देखिए इनका ये ओवर कॉन्फिडेंस है राजीव जी, मोदी शाह का। नंबर 1, क्या क्या गलती कर रहे हैं ये कि देखिए, पहले तो इनके पास कुछ बताने के लिए है नहीं। 2014 में तो ये सपना दिखाया इन्होंने, लोगों को झांसा दिया 15 लाख का, 2 करोड़ रोजगार हर साल का, वो ये उसमें से कुछ नहीं दे पाए, उसमें कुछ भी नहीं दे पाए मोदी जी। उस डिजिटल इंडिया का, मेक इन इंडिया का, और मतलब इन्होंने क्या क्या नहीं लोगों को वादे किए, लेकिन मिला क्या लोगों को? कुछ भी नहीं मिला। मिला लोगों को नफरत, माहौल में नफरत, जहर घुला हुआ है। लोगों को मिली महंगाई, लोगों को मिली बेरोजगारी। अग्निवीर जो है उसमें इन्होंने 4 साल के सेना में भर्ती कर दी, उससे नाराजगी युवाओं में। युवाओं को रोजगार नहीं है, आप निजीकरण कर रहे हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। आप
दे क्या पाए। और उसके ऊपर सबसे बड़ी बात ये हो गई कि प्रधानमंत्री के ऊपर एक लेबल लगा हुआ है। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि ये प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे इतने वीडियो वायरल हैं कि उसमें सब में बताया जा, कई लोग बता रहे हैं, कहते हैं अरे झूठा है, झूठ बोलता है। देखिए, प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता अगर इस कदर गिर गई है कि पब्लिक उस पर विश्वास करने को राजी नहीं है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पब्लिक सोच क्या रही है। और इसका जो पैमाना है, ये आपने देखा भी होगा पिछले दिनों, जब ये मोदी जी ने मणिपुर तथाकथित तौर पे मणिपुर के लिए बोल रहे थे और लोगों ने उसको कितना देखा। या चंद्रयान जब लैंड कर रहा था चंद्रमा पे, उस वक्त जैसे ही मोदी जी प्रकट होते हैं स्क्रीन पे, तो पब्लिक छोड़ के चली जाती है चंद्रमा की, उस चंद्रयान की लैंडिंग को देखते हुए। तो उनको अभी इस व्यक्ति के ऊपर जो ये 2014 का जो कलई थी, वो अब उतरती जा रही है, वो हल्की पड़ती जा रही है। अब इसमें जो ये इनका ओवर कॉन्फिडेंस ये है कि ये सोचते हैं कि हम इतने ज्यादा पावरफुल हैं और हमारी जो बात हम कर रहे हैं, जो भी हम स्टेप उठाएंगे, वो बिल्कुल फुल प्रूफ होगा, उसमें बिल्कुल सक्सेस मिलनी लाजमी है। ये इनकी गलत सोच है। आप जो कद्दावर नेता है आपके, वसुंधरा हो गई, शिवराज सिंह हो गए, उसमें रमन सिंह को भी ले लीजिए, इन्होंने एक एक करके सबको किनारे लगा दिया। उनको किनारे लगाने की वजह ये कि उनकी आडवाणी और वाजपेयी युग से नाल जुड़ी हुई है। इनका प्रोग्राम ये है कि इन सबको बाहर कर दिया जाए भाजपा से, और 2024 के बाद अगर ये जीत जाते हैं तो एक ऐसी भाजपा, उसमें जो इनकी नर्सरी में लग रही है जो पौध, तेजस्वी सूर्या जैसे नेताओं की, वो भाजपा बनाएंगे ये। और उसी कड़ी में शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, आपके रमन सिंह, और इसके अलावा और भी बहुत नेता है, पर लाइन लगी हुई लंबी, पुराने से लेके आज तक की। तो ये तो चौथा ये फेज है, ये तो बाहर भगाने का लोगों को। तो ये वो ही करने वाले हैं, और लेकिन ये इसमें मात खाएंगे, और हो सकता है इस चक्कर में 2024 भी हाथ से निकल जाए। जी राजीव जी, क्या मोदी और शाह ने मिलकर ये कसम खा रखी है कि पुरानी भाजपा को बिल्कुल खत्म कर देना है? क्या रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया का नंबर है अब? और जो इससे पहले जो लोग दर्शक दीर्घा में जा चुके हैं, उनकी फहरिस्त बहुत लंबी हो चुकी है, आप सब जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनको ठिकाने लगा नहीं पा रहे हैं, जिसमें सबसे ऊपर एक नाम है जो सीधी चुनौती देता है, नागपुर का है, आप समझ गए होंगे। तो उनको भी ठिकाने लगाएंगे क्या? ऐसा लगा पाएंगे? लेकिन खैर, चर्चा इस पे हम करेंगे। जरा आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी, बहुत सारी बातें, बहुत इंटरेस्टिंग बातें यहां हो रही हैं, और बीजेपी की बात हम कर रहे हैं, बीजेपी में बड़ी बगावत की बात हम कर रहे हैं, और वो बगावत कैसे है उसकी अलग अलग बानगी, जरा एक बानगी और दिखाना चाहता हूं। एक और विधायक हैं शायद, जरा लेकर आइए, पूर्व एमएलए हैं, पूर्व विधायक हैं, जरा उनको भी रोते हुए आप देख लीजिए कैसे लोग बिलख रहे हैं। जरा एक बानगी और, अभी थोड़ी देर पहले एक बानगी आपने देखी, किशनगढ़ के विधायक, और अब एक और विधायक, पूर्व विधायक की बानगी देखिए जरा। मैं भी कहना चाहती हूँ, मैंने इस पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। मैं जिला प्रमुख जब बनी थी तो मैं कांग्रेस की टिकट पे बनी थी और इंडिपेंडेंट जिला प्रमुख। उस समय पार्टी ने मुझसे कहा था कि पार्टी आपका ख्याल रखेगी, आप पार्टी में आइए। और मैं ये भी नहीं कह सकती कि पार्टी ने क्या लिया, पार्टी ने दिया। लेकिन अभी 2 महीने पहले मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिली और मैंने उनसे कहा कि भाई साहब बताइए, मुझे चुनाव आप लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे? अगर नहीं भी लड़ाना है तो भाई साहब मैं बहुत अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे आज कह दें ताकि मेरे कार्यकर्ताओं को और हमको उस समय दुख लगे। तो मुझे उन्होंने कहा कि जिस पेड़ को मैंने लगाया है, जिस पौधे को हमने लगाया है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, वो आपका टिकट। जैसे कि मैडम आप भावुक हो रही हैं, और आपका भावुक होना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि नगर की जनता बोल रही है कि अनीता को टिकट नहीं मिला तो हम वोट नहीं देंगे बीजेपी पार्टी के लिए। तो आज उस जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से कहना चाहती हूँ कि जनता जो कहेगी वो मैं करूँगी। मेरी जनता ने आज मुझे कहा है, सबने इकट्ठा होके, कि आपको चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव लड़ूंगी। कहते ना कि किंचित में नहीं भयभीत, हार में या जीत, जो भी मिलेगा इस पद पर, संघर्ष के पद पर मैं चलती हूँ। मैडम आप पार्टी से जुड़े रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पार्टी बाद में कोई दबाव देती है, पद का कोई लालच देती है, तो अनीता सिंह गुर्जर, नगर विधानसभा क्षेत्र, और यहाँ से आप समझ रहे हैं कि
कैसे ये भी बिलख रही हैं और कह रही हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगी, भले निर्दलीय लड़ना हो, लड़ेंगी। ये अलग अलग तस्वीरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि ये बगावत छोटी मोटी बगावत नहीं है, बहुत बड़ी बगावत है। ज़रा समझना चाहता हूँ। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। मीनू जैन जी भी थी, ज़रा स्क्रीन पर ले आइए मीनू जी को भी। और सुनील शुक्ला जी, सीधे आपके पास, इस बगावत को कैसे देखते हैं आप, और क्या, वही सवाल आपके सामने लेके आना चाहता हूँ कि अगर इतनी बड़ी बगावत है तो क्या मैच 5-0 से हारने जा रही है बीजेपी? धन्यवाद राजीव जी। जो आसार हैं उससे तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो राजनीतिक स्थितियां हैं सभी राज्यों में, चुनाव के राज्य वाले राज्यों में, जो भारतीय जनता पार्टी में अगर इस तरह का विद्रोह है तो यह साफ संकेत है कि उन नेताओं को यह लगने लगा है कि केंद्रीय नेतृत्व में चुनाव जिताने की क्षमता नहीं रह गई है। क्योंकि अगर यह केवल, आप हर जगह देखिए, छत्तीसगढ़ में जो एकमात्र जीता हुआ बस्तर के इलाके से उनके विधायक थे भीमा मांडवी, उनके परिवार का टिकट काट दिया गया। वो शहीद हो गए थे 2019 के चुनाव में, और उनके परिवार में उनकी पत्नी या उनकी बेटी टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट इन्होंने नहीं दिया। वहां भी नाराजगी है। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां की नाराजगी सामने नहीं आ रही हो। अगर मध्य प्रदेश में केदारनाथ शुक्ला कह रहे हैं कि रिद्धि पाठक सर्वाधिक मतों से हारने वाली उम्मीदवार साबित होंगी, अगर अन्य अभी जो विद्रोह की स्थितियां अन्य जिलों में बन रही हैं कि अगर हमको टिकट नहीं मिलेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे, तो ये स्थिति है कि संगठन पे कब्जा रखने, एक तरह का नियंत्रण रखने का जो ताकत रही है केंद्रीय नेतृत्व में, वह फिसलता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने स्थानीय नेतृत्व का, स्थानीय नेताओं की अवहेलना कर रही है, मेरा अपना मानना यह है कि जिस किसी भी राजनीतिक दल ने अपने स्थानीय नेताओं की अवहेलना की, उसको राजनीतिक रूप से नुकसान उठाना पड़ा है। किसी राज्य में देख लीजिए आप, और किसी भी राजनीतिक दल को देख लीजिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। इनको अभी तत्काल इन्होंने हिमाचल प्रदेश में यही प्रयोग किया, धूमल साहब को किनारे किया, धूमल साहब का विधानसभा क्षेत्र बदल दिया, प्रचार के दौरान उनको आगे नहीं रखा। क्या हासिल हुआ? सबके सामने। कर्नाटक की स्थिति आप देख लीजिए, बीजेपी के पहले वीरेंद्र पाटिल के साथ कांग्रेस ने किया था, जो व्यवहार उसका कांग्रेस को कितना खामियाजा उठाना पड़ा, वो भी इतिहास सबके सामने है। और इस चुनाव में, जो 2023 के चुनाव में जो बीजेपी ने अपने येदियुरप्पा साहब के साथ किया, उनके अगर जो परंपरागत मत था बीजेपी का, वो छोड़ के चला गया, और तमाम विद्रोही उम्मीदवारों ने न केवल चुनाव लड़ा, बल्कि उप मुख्यमंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जैसे वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। मध्य प्रदेश की स्थिति है कि अनेक नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, और वह पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है जी। अंत में चौथी सूची में जाकर के आपने शिवराज सिंह चौहान की उम्मीदवारी घोषित की। अब तक जितने कार्यक्रम हुए, उसके तमाम कार्यक्रमों में शिवराज सिंह चौहान की आपने अवहेलना की। शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में लागू किए जा रहे किसी कार्यक्रम का आप उल्लेख करने के लिए तैयार नहीं है। किस बिना पर आप चुनाव लड़ेंगे? अगर आप हिंदुत्व के नारे की बात करते हैं तो हिंदुत्व के नारे का पलीता लगा दिया है ये जातीय जनगणना ने, क्योंकि जातीय जनगणना, मेरा अपना मानना यह है कि जातियों की जनगणना नहीं है, या जाति विशेष में जो लोग हैं उनकी जनसंख्या गिनती नहीं है, बल्कि इस बात की गिनती है कि लोगों का सशक्तिकरण की ओर राजनीति है, लोगों को ताकत देने की कोशिश है, और वो सबको प्रभावित करेगा। आप राजस्थान की स्थिति आप देख लीजिए। राजस्थान की हालत यह है कि तमाम राज्यों में अगर आप जो भी प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब ने कहा, एकमात्र विजयी प्रत्याशी हैं जो भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं, आपने उनका टिकट काट दिया। जबकि आप अगर किसी ऐसे उम्मीदवार को लाते हैं कि तमाम प्रयोग कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, जो चुनाव हारी थी, उन सीटों पर मजबूत उम्मीदवारों को लाने की, जो सुरक्षित सीट है उस पर आप उस कैंडिडेट का काट करके आप दिया कुमारी जी को लेकर के चले आए। और जयपुर की सीट है वो, ऐसा भी नहीं कहीं ऐसे इंटीरियर की सीट हो जहां पे भारतीय जनता पार्टी लगातार 3-4 चुनाव या 4 चुनाव से हारती रही हो। ये तस्वीर भी देखिए, ये तस्वीर भी देखिए जरा, ये भी वहीं की है। ये पुरानी तस्वीर है सर, ये पुरानी तस्वीर है। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, और जो सांसद महोदय हैं त्रिपाठी जी, उनका जूता प्रहार है ये। दुर्भाग्य से अब है नहीं, वो दुर्भाग्य रहा कि उनकी मृत्यु हो गई।
जी। ये रमापति राम त्रिपाठी जी के पुत्र हैं। ये पुराने बहुत पुरानी तस्वीर हम लोगों ने लगाई। जी। तो विद्रोह की स्थिति तो हर जगह है, और विद्रोह वही जो जो तमाम स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं उसमें यह है कि अगर आप अपने स्थानीय नेतृत्व को आगे नहीं करेंगे तो आपको नुकसान होगा। मेरा अपना मानना यह है कि वसुंधरा राजे भले भारतीय जनता पार्टी छोड़े ना, वह निष्क्रिय हो जाए, और निष्क्रिय हो जाएंगे, क्योंकि पार्टी जितने लोगों ने पार्टी छोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी का जो कल्चर है वह नेता बहुत पनप नहीं पाया। चाहे आप कल्याण सिंह को देख लीजिए, चाहे उमा भारती जी को देख लीजिए, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी को देख लीजिए, मैं किसी नेता का नाम ले लिया, या छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ विकास पार्टी लोगों ने बनाया था अजीत जोगी के जमाने में, उन नेताओं का असर आप देख लीजिए। कोई भारतीय जनता पार्टी से निकल करके बड़े पैमाने पर अपना अस्तित्व नहीं बना पाए, क्योंकि पार्टी अलग तरह की है। लेकिन पार्टी में रह करके जब वो निष्क्रिय हो जाते हैं तो नुकसान उठाना पड़ता है पार्टी को। और अगर वसुंधरा राजे केवल निष्क्रिय हो जाएंगे राजस्थान में, तो माने भारतीय जनता पार्टी को ना कुछ आने चबाने पड़े। राजस्थान में जहां ये हो रहा है कि एक एक सीट के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, और मेरे जैसे व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि वसुंधरा राजे आपके पास एक एसेट है, कौन सा प्रयोग करना चाहते हैं आप। और आप सोचिए कि राजस्थान में आपने तमाम लोगों के टिकट दिए, तमाम नए लोगों को आप टिकट दे रहे हैं, और अभी तक इतने उम्मीदवार घोषित किए गए हैं उसमें वसुंधरा के समर्थक लगभग न के बराबर है। उनके समर्थकों को आप टिकट भी नहीं दे रहे, आप संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वसुंधरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, महत्वपूर्ण नहीं है। अभी तक चुनाव की जितनी समितियां घोषित की गई हैं राजस्थान में, उसमें भी वसुंधरा कहीं नहीं। यह एक अलग तरह की राजनीति है मुझे। और ये बात जो कही जा रही है कि अगर आप पार्टी की कीमत पर अपने नेतृत्व को आप स्थापित करना चाहते हैं तो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि स्थानीय राज्यों के नेतृत्व के अलावा राज्यों में नेतृत्व को प्रोत्साहित करके आप पब्लिक कनेक्ट बेहतर नहीं कर सकते, ये संभव ही नहीं है। हर राज्य में आपका उतना ही पब्लिक कनेक्ट हो जो गुजरात में है, यह कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता स्थिति। अब आप तेलंगाना की स्थिति आप देख लीजिए। तेलंगाना की हालत यह है कि जितने भी सर्वेक्षण आ रहे हैं उन सर्वेक्षणों में, पहले जो शुरुआती सर्वेक्षण आ रहे थे 5-6 महीना पहले, उसमें कहा जा रहा था कि बीआरएस चुनाव जीतने की स्थिति में है और सत्ता में वो वापसी कर सकती है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया और नए नए सर्वेक्षण आते गए, या अब आते आते कहा जाने लगा है कि वहां कांग्रेस सरकार बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे चली गई। प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया वहां पर, उससे कांग्रेस को फायदा हुआ, क्योंकि जिस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप, भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा है तेलंगाना में, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है तेलंगाना में, तो ये मुझे लगता है कि कांग्रेस ने एक अच्छी दखल बनाई है वहां। और जिन कार्यक्रमों की बात जाकर के बीजेपी कर रही, मैं उस दिन इनका भाषण सुन रहा था, शायद कल ही अमित शाह साहब तेलंगाना में थे। माने जो किसानों को राहत देने की बात उन्होंने उल्लेख कर रहे थे, उससे कई गुना राहत दे रही है वहां की सरकार किसानों को। जी बिल्कुल, जो उनके लिए कोई महत्वपूर्ण है। जिन योजनाओं की बात आप कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, माने जो किसानों को पश्चिम बंगाल में जो राहत मिलती है, या जो तेलंगाना की सरकार अपने यहाँ दे रही है, वह इनके किसान सम्मान निधि से बहुत ज्यादा बेहतर है। या जो छत्तीसगढ़ में किसानों को सरकार दे रही है, उनके जिससे उनकी उपज की खरीद की बात है, किसानों को बोनस देने की बात है, उनके गोबर खरीद की बात है, इन तमाम मामलों में किसानों को जो सशक्त करने का प्रयास इन सरकारों ने किया, वहां पे जिन कार्यक्रमों का आप उल्लेख करते हैं, मुझे लगता है किसानों के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, और आप वही पुराना गाना गा रहे हैं, तो संभव नहीं है। आप मिजोरम की स्थिति तो है, मिजोरम का तो मैं बोलने के लिए आप तैयार नहीं। मुझे संदेह यह भी है कि मिजोरम में आपको वहां पे चुनाव लड़ने के उम्मीदवार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कौन आपके साथ आगे आप चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार होगा। और आप अभी देखिए कि क्या स्थिति बन गई कि केंद्र सरकार ने मिजोरम सरकार से ये कहा कि जो म्यांमार से घुसपैठी आ रहे हैं उनको रोकिए। मुख्यमंत्री ने सामने आके कहा कि हम नहीं रोकेंगे, हमारा उनसे बेटी रोटी का संबंध है, हम आते जाते रहते हैं, हम किसी को नहीं रोक सकते इस तरह। वो एनडीए की सरकार है। तो आप एक एनडीए का मुख्यमंत्री सीधे केंद्र सरकार के इस निर्देश के उल्लंघन के लिए खुल्लम खुल्ला सामने आ जाता। तो आप माने संगठन पे, सरकार पे नियंत्रण की या एक तरह की से की किस तरह से कमी होती जा रही है, वो केवल यही है कि लोगों को लगने लगा है कि चुनाव जिताने की स्थिति केंद्रीय नेतृत्व के पास है या नहीं है। ये एक तरह का संदेश है ये, और जिस तरीके से बगावत की स्थिति है, ये इस बात को साबित भी करती है। जी
जो बगावत की स्थिति है, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रमोद अग्रवाल जी। ज़रा आपके पास आना चाहता हूं प्रमोद जी। अभी अभी खबर मिल रही है कि वहां अभी कुछ जो टिकट दिए गए हैं उसमें से एक अनुज शर्मा हैं, वहां के छत्तीसगढ़ी एक्टर हैं, उनके खिलाफ धरसीवा में लोगों ने बगावत के बगल फोक दिए। और पैराशूट की बात कर रहा था मैं राजस्थान के लिए, वही पैराशूट वाली बात यहाँ छत्तीसगढ़ में भी हो रही है। और 2-3 अलग अलग जगहों से ऐसी खबर आ रही है कि बीजेपी के अंदर बगावत इतनी है कि लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, पैराशूट कैंडिडेट नहीं चाहिए के नारे लगा रहे हैं। ये तमाम खबरें अब छत्तीसगढ़ से भी आ रही हैं। तो सब तरफ जो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, तेलंगाना में कोई स्टेक उतना बीजेपी का है नहीं। और उधर मिजोरम की बात अभी कर रहे थे सुनील शुक्ला जी, वहाँ भी कोई उतना स्टेक नज़र नहीं आता। उस हिसाब से ज़रा आपसे समझूं कि क्या कुछ इधर छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, और अगर छत्तीसगढ़ में कुछ गड़बड़ दिख रहा है तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरी पट्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सब साफ है। राजीव जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार मात्र ऐसी सरकार रही है पिछले 5 सालों में जिसने भारतीय जनता पार्टी को चेहरे के लिए दर्शा दिया है। अपने 15 साल के मुख्यमंत्री पर वो भरोसा नहीं कर पाए और उनके पहले अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ दी। ये बहुत बड़ी सफलता थी कांग्रेस सरकार की कि उन्होंने उस चेहरे को मिटा दिया जो 15 साल यहां राज करते। आज की स्थिति यह है कि एक शीर्षस्थ पार्टी जो सत्ता शीर्ष पर बैठी हुई है और शिखर पर है, वो नीचे उतर रही है। हर कदम उसे शिखर से नीचे की ओर ला रहा है। और एक पार्टी जो नीचे थी सत्ता शीर्ष से, वो हर कदम ऊपर की ओर बढ़ रही है और लुढ़कने का क्रम बढ़ने के क्रम से तेज है। तो जो ऊपर से नीचे आ रहा है वो बहुत तेजी से लुढ़क रहा है, और जो नीचे से ऊपर जा रहा है वो बहुत मजबूत स्थिति से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। प्रमोद अग्रवाल जी, माफी चाहूंगा, थोड़ा रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मैं चाहूंगा कि अगर आप ईपी लगा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। मैं आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, और तब तक प्रमोद अग्रवाल जी की आवाज़ थोड़ी सी क्लियर करें। प्रशांत टंडन जी, ज़रा आपसे समझूं, आप क्या कुछ देख रहे हैं दिल्ली बैठकर, और राजस्थान, मध्य प्रदेश के सीएम सीधे निकलते हैं और ऋषिकेश पहुंच जाते हैं गंगा के तट पर, और बहुत शानदार विश्लेषण कर रही थी मीनू जैन जी, कह रही थी कि नर्मदा मैया ने कहा है कि ये भाई अब तुमको मैं नहीं बचा सकती, अब सीधे वहाँ जाओ, बहन के पास जाओ, यानी गंगा के पास जाओ, वो कुछ बचा लें तो कुछ भला हो। और वहीं पर बगल में, नर्मदा के बगल में शहडोल से राहुल गांधी जो कल भाषण दे रहे थे, उस पर हम लोगों ने कल चर्चा की है। और इधर मरुस्थल में चलें, रेगिस्तान में चलें आप, तो यहाँ क्या कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं। और अभी खबर बता रहा था मैं छत्तीसगढ़ का भी, फिर से जब जुड़ेंगे तो छत्तीसगढ़ की और भी वानगी समझेंगे हम प्रमोद अग्रवाल जी से। तो ज़रा आप बताइए कि कैसे आप देखते हैं इस चुनाव को और इस बगावत को। ये देखिए काले झंडे, ये राजस्थान की तस्वीर है, और शीशे तोड़ दिए जाते हैं। छोटी मोटी घटना नहीं है जो कुछ अभी राजस्थान में, जो कुछ अभी छत्तीसगढ़ में, जो कुछ अभी मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं। ये सांचौर में बीजेपी उम्मीदवार सांसद देवजी पटेल का ज़बरदस्त विरोध हो रहा है और गाड़ी के शीशे तोड़े जाने की खबर है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं प्रशांत जी। राजीव जी, आप ही के शो में ये चर्चा हमने की थी कल या परसों कि जब ये सूचियां आएंगी उम्मीदवारों की, तब वहाँ पे बीजेपी को बहुत बगावत के सुर देखने को मिलेंगे, और वही एग्जैक्टली हो रहा है। और ये पैराशूट से उतारे गए जो नेता हैं, मध्य प्रदेश में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो राजस्थान में, बड़े पैमाने पर मेरे ख्याल से 7 लोग, तो इन सब का बहुत विरोध होने जा रहा है, जो दिख भी रहा है। ये आशंका थी इस बात की कि ये होगा, और राजस्थान में
हो या मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कई ओवर कॉन्फिडेंस में सेल्फ गोल किए हैं। मध्य प्रदेश की तो ये हालत है कि वहाँ पे मुख्यमंत्री का वो चल रहा है ओलंपियाड। वहाँ पे अभी आप उनको दिखा रहे थे शिवराज सिंह चौहान को, वो मुख्यमंत्री पद का दावेदार हैं। वो बार बार हर मीटिंग में यही कह रहे हैं कि मेरा मुख्यमंत्री काल कैसा लगा आपको, आप मुझे दोबारा लाएंगे कि नहीं लाएंगे, यही बातें वो करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जो पैराशूट से उतारे गए वहाँ पे, अब वो बड़े नाखुश हैं उस पैराशूट से भी। वो कह रहे हैं कि हमने तो ये सोचा था कि हेलीकॉप्टर से हम रैलियाँ करेंगे, अब पार्टी ने हमको कह दिया कि हाथ जोड़ के वोट मांगो। तो वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। और एक तीसरे गोपाल भार्गव साहब हैं, वो कमलनाथ के समय लीडर अपोजिशन थे बीजेपी की तरफ से। उन्होंने भी अपनी मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश कर दी एक जनसभा में कि भगवान की इच्छा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। तो वहाँ पे तमाम तरीके के नारे और तमाम भगवान की और नदियों की इच्छाएं लेकर मुख्यमंत्री पद का बिल्ला लगाए लोग घूम रहे हैं, सरकार आए या ना आए। तो अभी सरकार कैसे आएगी इस पे काम नहीं हो रहा है। तो एक तो ये है, दूसरा कि जो आप बात कह रहे थे कि बीजेपी के अंदर जो बगावत है और कैसे मोदी और अमित शाह बीजेपी को रिप्लेस कर रहे हैं, और दिल्ली की मतलब कैबिनेट स्तर पे तो एक गडकरी और वाजपेयी को, गडकरी और राजनाथ सिंह को छोड़ के वाजपेयी जी वाली पूरी बीजेपी रिप्लेस कर दी गई है। सबको हटा दिया गया है, कुछ गुजर गए, कुछ हटा दिए गए, तो एक नई बीजेपी बन गई। जो बीजेपी में दो बड़े संभावित नेता केंद्रीय स्तर पे आते, जिनका कि लंबा करियर रहा मुख्यमंत्री के तौर पे, शिवराज सिंह चौहान और योगी आदित्यनाथ, इन दोनों ने, अब इन दोनों के सलाहकार क्या थे, इनकी राजनीति क्या थी। शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे नेता माने जाते थे बीजेपी में जो कि बहुत नफरत भरे बयान या हिंदू मुसलमान करने वाले नेता नहीं थे, उनकी स्वीकार्यता थी तमाम जगह पे। उन्होंने भी वही बुलडोजर पे बैठ गए, वो वसुंधरा राजे सिंधिया, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह, ऐसे कुछ लोग हैं बीजेपी में अभी भी। बीजेपी जब भी साइकिल पूरा करेगी तो बीजेपी के अंदर नफरत वाले नेताओं की जगह नहीं बचेगी। जब सत्ता जाएगी तो बीजेपी के अंदर एक बड़ा मंथन होगा, और उस बड़े मंथन में आप देखिएगा कि ये लोग, जो लोग नफरत की राजनीति में आ गए, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, इनका उस नई बीजेपी में जगह नहीं मिलेगी। ये नरेंद्र मोदी ने इन लोगों के करियर चौपट कर दिए, पॉलिटिकल चौपट करियर जी। तो ये उस ट्रैप में चले गए, जबकि ये नहीं जान रहे कि अगले 10 साल बाद भारत का जो समाज होगा वो कैसा होगा। जाति जनगणना के मुद्दे को पे अगर चुनाव हो रहे हैं और इसके बाद जो रिजल्ट आएंगे उससे जो सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया पैदा होगी, वो तमाम सारे धारणाओं को नेस्तनाबूद करते हुए आगे बढ़ जाएगी। आप देखिएगा एक नया समाज पैदा होगा। इस मंथन के दौर में बड़ी होशियारी भरी राजनीति करनी चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने मंझे हुए नेता हैं, योगी आदित्यनाथ हो या शिवराज सिंह चौहान, ये ऐसी गलती कैसे कर गए। आप नरेंद्र मोदी को भी देखिए कि उनके ऊपर 2002 का दाग था, लेकिन जब वो दिल्ली की तरफ आए तो उन्होंने वो सब चीजें हटाई। वो विदेश यात्राओं में गए, वो उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट इमेज बनाई, प्रो डेवलपमेंट इमेज बनाई, उसके सहारे वो आए। वो बुलडोजर पर बैठ के दिल्ली नहीं आए। दिल्ली में आने के बाद उन्होंने क्या किया वो एक अलग विश्लेषण का विषय है। तो इसलिए बीजेपी के अंदर बहुत मंथन होगा, और इसकी प्रक्रिया बीजेपी इसी विधानसभा चुनाव में शुरू हो गई है। और आप देखिएगा कि लोकसभा चुनाव तक आते आते बहुत बीजेपी के अंदर से इस तरीके की आवाजें आना शुरू होंगी
बदलाव की और तमाम चीज़ों। राजीव जी, आने वाले समय में बहुत कुछ बदलाव आप देखेंगे। तो क्या मोदी और शाह चाहते हैं कि पुराने तमाम जितने नेता हैं सबको आउट कर दिया जाए और अपनी टीम बनाई जाए? लेकिन अपनी टीम बनाने के चक्कर में कहीं बीजेपी खुद ही इस बगावत को बर्दाश्त न कर पाए और कई बार होता है कि अच्छी खासी इमारत जो है वो ढह जाती है, भरभरा कर गिर जाती है। क्या वैसी स्थिति होने वाली है? खैर, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ और भी है कि आप तमाम सांसदों को अगर उतार दे रहे हैं, हर जगह 7 सांसद उतार रहे हैं आप, तो फिर उपचुनाव लड़ने के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। और उपचुनाव में तो आप ऐसे भी हार रहे हैं। तो क्या आपके सामने अब सिर्फ हार है, जीत नसीब नहीं होने वाली? बहुत सारे सवाल हैं। जरा एक बार फिर से आना चाहता हूं प्रमोद अग्रवाल जी, अगर आवाज़ आपकी क्लियर आ रही हो, क्योंकि उस समय आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। जरा आपसे समझूं, सीधे सवाल सीधा करना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में भी क्या बीजेपी, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं, क्या छत्तीसगढ़ में भी बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं बीजेपी के अंदर खाने? मेरी आवाज आ रही है राजीव जी आपको? जी, आवाज़ तो आ रही है लेकिन क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है। अगर किसी पार्टी में उसके कैंडिडेट की लिस्ट आने के बाद जो उत्साह आना चाहिए था, वह छत्तीसगढ़ में उल्टा दिखाई पड़ रहा है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ अपने प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित करी है, तब से पार्टी जो पहले से ही निराशा के भंवर में फंसी हुई थी, अब एकदम रसातल में जाती हुई दिखाई पड़ रही। 4 सांसदों को टिकट दिया गया है, उसमें से सिर्फ विजय बघेल अकेले ऐसे सांसद हैं जिनको अपनी पुरानी सीट पर टिकट दिया गया है, जहां पर वो चुनाव हार गए थे पिछली बार। बाकी तीनों सांसदों को ऐसी जगह से उतारा है जहां से वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते। वो उनका गृह विधानसभा क्षेत्र नहीं है। मतलब उनकी साख को जानबूझ करके दांव पर लगाया गया है कि आप में हैसियत कितनी है यह दिखाई। और कई ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है जिनके कारण पार्टी पुराना चुनाव हारी थी, जिन पर छत्तीसगढ़ के बाहरी होने का आरोप हमेशा लगता रहा। इसलिए पार्टी में इतना निराशा का भाव है कि पार्टी का कार्यकर्ता ही कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को वॉकओवर दे दिया। हालांकि चुनाव वॉकओवर का सिस्टम नहीं मानता है, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता में जो उत्साह आना चाहिए था वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि 15 साल मुख्यमंत्री रहे हुए रमन सिंह, आज उन्होंने ट्वीट करके आरोप लगाया है पुराने हमारे मुख्यमंत्री पर कि वो फुर्सत में अपने मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। मतलब सरकार की आलोचना करने के लिए पुराने मुख्यमंत्री के पास कोई कारण नहीं बचा है, कोई मुद्दा नहीं बचा है। उनको यह बताना पड़ता है कि हमारा मुख्यमंत्री ऑनलाइन गेम खेल रहा है मोबाइल पर, जबकि मुख्यमंत्री ने यह मांग करी थी कल भी केंद्र से कि भाई साहब गंगा जल को तो छोड़ दीजिए, उस पर तो जीएसटी मत लगाइए। 18% जीएसटी क्यों लगा रहे हैं गंगा जल पर? गंगा जल तो बहुत पवित्र है हिंदू परिवारों के लिए, उसके बगैर हमारा कोई शुभ काम शुरू नहीं होता है, आप उस पर जीएसटी हटा लीजिए। मतलब एक तरफ एक ऐसी पार्टी है जो लगातार मुद्दों पर बात कर रही है, जो सरकार भी चला रही है और जिसकी सरकार में खुशहाली भी है, और एक तरफ ऐसी पार्टी है जो उसको हटाना चाहती है उस सरकार को, लेकिन वो मुद्दा विहीन हो चुकी है। निराशा बहुत ज्यादा है। पहले से ही सारे सर्वे कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की वापसी बहुत मुश्किल है, लेकिन आज के हालात में अभी कांग्रेस की लिस्ट आना शेष है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मान रहा है कि छत्तीसगढ़ में हम कांग्रेस की लिस्ट आए बगैर ही बाजी हार चुके हैं। सारे सर्वे जो भी अब आएंगे, आप खुद देखेंगे राजीव जी की जितने भी सर्वे आएंगे उसमें जो पहले सर्वे ओपिनियन पोल के आ रहे थे उससे कहीं बढ़ चढ़ के आएंगे। जिनको भी ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी शायद फाइट करने की स्थिति में आ जाएगी, वो सारे अब देखेंगे कि जो एक तरफा जीत की स्थिति बन रही थी कांग्रेस की, उसमें और बढ़त होगी, क्योंकि जो शीर्षस्थ पे बैठे लोग हैं वो अब नीचे लुढ़क रहे हैं और उनके लुढ़कने की रफ्तार जो है वो बहुत तेज है। और जो
समतल पर खड़े थे वो अब ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर रहे हैं और बहुत स्थायी तरीके से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ का प्रयोग पूरे देश में दिखेगा आने वाले कल में, और इंडिया का जो सबसे बेहतर स्वरूप अगर कहीं दिखेगा इन चुनाव के बाद तो वो छत्तीसगढ़ में दिखेगा, जहां कांग्रेस एक बहुत बड़ी वापसी करेगी। जी, एक बहुत बड़ी वापसी की तरफ कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कह रहे हैं प्रमोद अग्रवाल जी, सीधे छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और क्या कुछ चल रहा है वहां पे, और चुनाव की घोषणा के बाद जैसे ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की है, बीजेपी की जो अभी तक 85 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने है, और उन उम्मीदवारों के बाद जो परिस्थितियां बीजेपी के अंदर हैं उससे साफ दिखाई दे रहा है कि पहले से जो हम लोगों ने भी आपके सामने ओपिनियन पोल रखा था जिसमें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती हुई हम भी दिखा रहे थे, तमाम ओपिनियन पोल जितने भी अभी तक आए हैं सब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। लेकिन अब तो बिल्कुल क्लियर कट यहां दिखाई दे रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है, मुद्दा विहीन बीजेपी दिखाई दे रही है छत्तीसगढ़ में। खैर, उस पर चर्चा आने वाले समय में और हम करेंगे। जितनी बातें आएंगी, बगावत के सुर कैसे बुलंद हो रहे हैं वो भी हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन डरो मत का नारा कैसे बुलंद हो रहा है उसकी तस्वीर भी आपने देख ली जब अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण की जयंती पर माल्यार्पण के लिए पहुंच गए। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे थे। जरा आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, आपसे समझूं कि कैसे इंडिया गठबंधन की बात भी कर रहे थे अभी प्रमोद अग्रवाल जी, इसलिए भी ये बात यहां जरूरी है कि कैसे इंडिया गठबंधन यहां मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और कैसे यहां राहुल गांधी जो हैं वो सेंटर पॉइंट पे धीरे 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 अपनी स्थिति बहुत मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए राजीव जी, निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसको आज अखिलेश यादव का जो हम लोगों ने वीडियो दिखाया है उसके ज़रिए भी समझा जा सकता है कि डरो मत का नारा किस तरीके से असर कर रहा है। अभी तक ये अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगते रहते थे कि अखिलेश यादव सिर्फ ट्विटर की राजनीति करते हैं और ज़मीन पर नहीं उतरते हैं, संघर्ष की राजनीति नहीं करते। लेकिन डरो मत के नारे के बाद जिस तरीके से आज अखिलेश यादव जो है ये गेट फांद करके उतरे हैं, और ख़ास बात ये है कि आज वो जेपी को याद करने का दिन है, जयप्रकाश नारायण को याद करने का दिन है, और उन जयप्रकाश नारायण को याद करने का दिन है जिनके कंधे पे चढ़ करके आरएसएस और संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी जो है आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और जब भी जून 19 आता है, 25 और 26 जून, तो भारतीय जनता पार्टी जोर जोर से आपातकाल जो चिल्लाती है तो इन जेपी को ही याद करके चिल्लाती है और उनकी जेपी को याद करती है। तो उनकी दिन पे जो है अगर अखिलेश यादव इस तरीके से कूद के जाते हैं और माल्यार्पण करते हैं तो ये साफ समझा जा सकता है कि जेपी की आत्मा जो है वो लौट रही है, और इस देश के अंदर जो जेपी के आंदोलन के दौरान नारा लगातार सिंहासन खाली करोगी जनता आती है, तो अखिलेश यादव का ये फेंस के उस पार जाना जो है ये बताता है कि अब जनता जो है वो सिंहासन खाली कराने के लिए एकजुट हो चुकी है। तो ये राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का, उनके डरो मत नारे का जो है साफ तौर पर असर देखा जा सकता है। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी दिल्ली में जिस तरीके से सड़कों पर उतरे, उनके ऊपर भी उस डरो मत का जो असर है। तो ये जो है कुल मिलाकर के चीजें जिस तरीके से सामने आ रही है उससे साफ समझा जा सकता है कि राहुल गांधी का डरो मत नारा जो है वो काम कर रहा है, और विपक्ष के अंदर तो खासतौर से काम कर रहा है। और ये नारा राजीव जी विपक्ष के अंदर ही नहीं है, मतलब इंडिया में ही काम नहीं कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी लोगों को अब जो आ गया है कि डरो मत। अब देखिए, शिवराज सिंह चौहान अगर जाकर के गंगा के तट पर बैठ कर कुछ लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कविता तो नहीं लिख रहे होंगे, कवि तो नहीं है शिवराज सिंह चौहान, या तो अपना इस्तीफा लिख रहे होंगे या भारतीय जनता पार्टी का जो है वो विदाई पत्र लिख रहे होंगे जो उनके नाम पे कुछ लोगों ने लिख दिया है। तो इन दो में से एक ही काम शिवराज सिंह कर रहे होंगे। तो शिवराज सिंह भी जो है डरो मत जो है वो उसे स्वीकार कर चुके हैं, और शिवराज सिंह भी अब डरने वाले नहीं है किसी से। अब वो खुली चुनौती दे रहे हैं कि अगर मैं नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नहीं। तो शिवराज सिंह ने भी कह दिया डरो मत, ये चीजें सामने आ गई है करके। राजस्थान में भी राजीव भी डरो मत हो रहा है, सब कह रहे हैं नहीं डरेंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे, और ताल ठोकर के सब तैयार हैं, हम तो चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात राजीव जी ये है कि भारतीय जनता पार्टी खासतौर से मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से काम कर रही है, तो ये तो एक तरीके से आया तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने वाली चीज खुद कर रहे हैं। अब राजस्थान में जो इन्होंने 41 टिकट घोषित किए हैं उनमें से 12 टिकट ऐसे हैं। मेरी आज सुबह पत्रकार मित्र जयपुर में उनसे बात हो रही थी, उनसे पूछा था कि वहाँ क्या स्थिति है जयपुर में, राजस्थान में, तो वो बता रहे थे कि 12 लोग ऐसे इनमें से ऐसे हैं जो पिछला चुनाव विद्रोही होकर के लड़े थे।
यानी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर नहीं लड़े थे, निर्दलीय टिकट लड़े थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया है। अब जिनके टिकट कटे हैं और जहां पे माननीय जो है दिल्ली से लाकर उतारे गए पैर, वहां के कैंडिडेट कह रहे हैं कि जब उन 12 को आपने टिकट दे दिया तो अगली बार आप हमको भी टिकट दे देंगे, तो हमको तो अपनी अब हैसियत बतानी है कि हमारी हैसियत क्या है। तो अब वो डरो मत का नारा लगाते हुए अपनी हैसियत बताने के लिए मैदान में उतरेंगे। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी के भी नेता जो है वो डरो मत का नारा अपना रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात हो रही है कि राहुल गांधी का डरो मत का नारा जो है वो लगातार काम कर रहा है। तो ये डरो मत का नारा जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो है मोदी जी ने एक बना रखा था सबको डराने का मामला था, समझा जाता था ये मोदी जी के खिलाफ कहीं नहीं बोलना है, दीवारों के भी कान होते हैं कि चुपके से भी कुछ बोल दिया तो मोदी जी तक बात पहुंच जाएगी। तो ये सारा कुछ जो डरो मत का जो है काम वो कुछ हो रहा है, वो दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो है राहुल गांधी अब काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब मोदी जी को जो है उनको भी थोड़ा बहुत कुछ सद्बुद्धि ले लेनी चाहिए, कुछ ज्ञान ले लेना चाहिए। हालांकि उनके पास ज्ञान बहुत है और कोई आवश्यकता नहीं है उनको किसी से दूसरे से ज्ञान लेने की, ज्ञान तो आप भी मत दीजिए तो आप भी मत दीजिए। वो काम जो है वो कर रहा है, तो प्रधानमंत्री तो ये सीख नहीं ले रहा है। जी बिल्कुल। तो जब उनके पास इतना ज्ञान है तो क्यों देना। पार्टी बर्बाद करने पे अगर तुले हुए हों कुछ नेता, खुद पार्टी कोई भी हो, लेकिन और उसमें भी चुनाव का वक्त, ऐसी चीज़ें होती हैं। स्वामी जी, ज़रा आपके पास एक बार फिर से आना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये किसी भी पार्टी में बगावत के सुर बुलंद ना होते हों। हो सकता है अभी कांग्रेस की एक भी लिस्ट नहीं आई है, कांग्रेस की लिस्ट आएगी, हो सकता है कांग्रेस में भी कुछ बगावती सुर हम लोग देखें। लेकिन बात ये है यहाँ पर कि आप जानबूझ करके जो काम कर रहे हैं, उस काम से आपकी पार्टी को, इस देश को, इस देश के नागरिकों के पैसे को आप हर ढंग से बर्बाद करने जा रहे हैं। आप एक नहीं, साथ साथ एक राज्य के साथ के सांसदों को अगर आप मैदान में उतार दे रहे हैं तो इतना तो तय है कि वो जीत के आएंगे तो उपचुनाव करवाना होगा, सांसद का उपचुनाव होगा, और उसके बाद में फिर लोकसभा का चुनाव होगा, और फिर उस समय आप विधायकों को उतार देंगे तो फिर विधायकों का उपचुनाव होगा। और अभी कल ही आदित्य ठाकरे कल या परसों कह रहे थे कि चुनाव आयोग 2 उपचुनाव करवाने हैं वहां महाराष्ट्र में, और अभी तक आपने घोषणा तक नहीं की। तो चुनाव आयोग क्या करे, सालों भर चुनाव करवाते रहे और इधर आप एक शिगुफा छोड़ते रहे वन नेशन वन इलेक्शन का, और उसमें आप भूतपूर्व राष्ट्रपति को बैठा दे कुर्सी पे। तो जो कुछ चल रहा है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये गड़बड़ क्यों हो रहा है, जरा आपके जरिए समझना चाहता हूं। नहीं राजीव जी, जो आपकी हाइपोथेसिस है इससे मैं थोड़ा असहमत हूं। देखिए, आप ये मान के चल रहे हैं कि जो 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं, आपका मानना है ये चुनाव जीत जाएंगे? नहीं, उनमें से एक आध अगर जीत गए तो नहीं जीतेंगे। मोदी जी को ये पता है, मोदी जी को ये पता है कि वो चुनाव हार जाएंगे सब। उन्हें किनारे लगाना मतलब है। निपटा रहे हैं। अच्छा, निपटा रहे हैं। और क्योंकि ये हार जाएंगे, अगर तब तक ये लाइन पे आ गए तो इनको लोकसभा का भी चुनाव लड़ा देंगे, और अगर उसमें भी हार गए तो उनको ग्राम सभा का या नगर पंचायत का इलेक्शन लड़ा देंगे। तो देखिए, बीजेपी बड़ी जुझारू पार्टी है, तो ये सोचना कि वो चुनाव नहीं लड़ाएंगे नेताओं को, अब ये डिसाइड होना है कि इनको किनारे लगाना है या नहीं लगाना। एक और चीज, आपने शिवराज सिंह चौहान को ऋषिकेश में गंगा किनारे बैठे हुए देखा, और राजीव जी एक चीज नोट कीजिए, उस फोटो फ्रेम में केवल शिवराज सिंह चौहान थे। आज तक केवल एक नेता हिंदुस्तान में ऐसा है जिसको फोटो फ्रेम में कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ता। इसका माने शिवराज सिंह चौहान ने मोदी जी को खुली चुनौती दी है। और शिवराज सिंह चौहान मोदी जी को यह कहने जा रहे हैं, इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया है, फोटो फ्रेम में तुम ही अकेले नहीं आ सकते, मैं भी आ सकता हूं, और तुमने मेरे साथ बहुत कलाकारी कर ली। अगली बार प्रधानमंत्री अगर मध्य प्रदेश में कुछ सीटें मिल गई बीजेपी को 2024 में, और गुजरात से कहीं ज्यादा या बराबर मिल गई, तो उसके बाद प्रधानमंत्री पद का मैं भी दावेदार हूं, मैं अकेले फोटो फ्रेम में फोटो खिंचवाता हूं। तो आप उनकी अदा देखिए, उनके बैठने का स्टाइल देखिए, बिल्कुल स्टाइल वही है जो मोदी जी का होता है। अच्छा, तीसरी चीज जो मेरा बड़ा प्रिय विषय है, आप ही बार बार इस पर टिप्पणी करते हैं, सनातन परंपरा की। राजीव जी, सनातन परंपरा का अगर पालन किसी पार्टी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। श्राद्धों में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, और बीजेपी ने जितने भी अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं श्राद्धों में किए हैं।
और कांग्रेस केवल इसी का वेट कर रही है, श्राद्ध खत्म हो जाएं, 9 दुर्गे शुरू हो जाएं तो उसके बाद अपने कैंडिडेट्स की घोषणा करें। तो राजीव जी, जो आपके दर्शक हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, क्या वो उचित समझते हैं श्राद्धों में शुभ कार्यों का शुभारंभ होना चाहिए? क्या उन्होंने अपने चुनाव अभियान का श्राद्ध कर दिया है? ये मेरा प्रश्न है। तो आप ये मान के चलिए, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ाए जा रहे हैं विधानसभा के, ये मोदी जी जानते हैं ये चुनाव हार जाएंगे और उसके बाद वो नए नए लोगों को, रमेश विधूड़ी जैसे जो ओबीसी नेता हैं उनको आगे बढ़ाएंगे, ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे नेताओं को बढ़ाएंगे, उन्नाव वाले सेंगर साहब को बढ़ाएंगे। अब ये जो नेता अटल जी के जमाने के नेता हैं, जिनमें थोड़ा बहुत भारतीय धर्म का और हिंदुस्तान की जो आत्मा है उसका गौरव बाकी है, उनको मोदी जी निपटा देंगे अपने टाइप का जो एक दल। लेकिन उसकी भी कोई संभावना इसलिए नहीं है, 2023 और 24 के बाद झोला बांधकर चले जाने का राजीव जी समय आ गया है। झोला उठाकर जाने का वक्त आ गया है, स्वामी जी कह रहे हैं। और स्वामी जी की माने तो ये तय मानिए कि जितने भी सांसदों को उतारा गया है या केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया है, सब निपटाए जा रहे हैं। उसके बाद क्या पार्टी निपट रही है? क्या पार्टी के अंदर जो बगावत है, ये बगावत और भी इसके सुर और बुलंद होने वाले हैं? अभी चुनाव में वक्त है। मिजोरम में आप जानते हैं 7 तारीख को है, लेकिन एक सूचना आप लोगों तक पहुंच चुकी होगी अभी तक कि अब 23 नवंबर को राजस्थान में चुनाव नहीं होना है, बल्कि 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होना है। 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी है और इसलिए वहां डिमांड थी कि उस दिन न करवा करके आगे पीछे करवा लें। चुनाव आयोग ने आज घोषणा कर दी कि 23 नहीं बल्कि 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव करवाया जाएगा। यानी चुनाव एक ही फेज में है। आप जानते हैं राजस्थान में भी सिर्फ और सिर्फ इन 5 में से छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां 90 सीटें हैं और पहले फेज और दूसरे फेज, 2 फेज में वहां मतदान होना है। और उसमें सबसे बड़ी बात ये कि 2 फेज में 7 तारीख को पहला फेज छत्तीसगढ़ में और 7 तारीख को मिजोरम में, 17 तारीख को दूसरा फेज छत्तीसगढ़ में और 17 तारीख को मध्य प्रदेश में, अब 25 तारीख को राजस्थान में और 30 तारीख को तेलंगाना में। लेकिन ये तमाम राज्यों में बीजेपी क्या कुछ करने जा रही है, एक बड़ा सवाल है। इस बीच हमारे साथी प्रमोद अग्रवाल जी भूपेश बघेल और रमन सिंह की बात कर रहे थे। भूपेश बघेल की एक छोटी सी बाइट सुनाकर सीधा आना चाहता हूं मीनू जैन जी के पास में, लेकिन पहले भूपेश बघेल को सुनिए। आपके एक कैंडी क्रश खेलने पे इतने बेचैन क्यों हो जाएगा? तेजस्वी सूर्या की प्रतिक्रिया आ गई, बीजेपी ने ट्वीट कर दिया, क्या कहेंगे? कैंडी क्रश खेलना कोई अपराध है क्या? और हम तो हमेशा खेल भावना से बिल्कुल, मैं कभी तनाव नाम नहीं रहता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव आते ही सक्रिय होते हैं। हम 5 साल सक्रिय रहे, 5 साल लोगों के बीच रहे, काम करते रहे। तनाव में अब जैसे जैसे चुनाव, अब कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा और तनाव हमारा कम हो जाएगा। फिर प्रचार जहाँ शुरू हुआ तो और बिल्कुल तनाव मुक्त। और फिर दूसरी बात यह है, मैं भोजन करने के बाद रात में थोड़ा कैंडी क्रश खेलता हूँ। सुनो भाई, कल महाराज साहब डिनर पे बुलाए थे, वहीं से हम मीटिंग में चले गए। मेरी कारकेट पहले लगी, मैं पहले चल दिया, तो मैं कैंडी क्रश खेल रहा था मीटिंग के पहले। मीटिंग शुरू हुई बंद, तो उसमें कैंडी क्रश खेलने तकलीफ क्या है? हम गेड़ी के भी चढ़ते हैं, भावरा भी खेलते हैं, छलांग भी लगाते हैं नदी में, है ना। तो सारे खेल हम लोग खेलते रहे हैं। ये भी एक खेल है, थोड़ा सा मनोरंजन कर लो। मनोरंजन करना खेल रहे हैं मीनू जी, ये किससे खेल रहे हैं? कैंडी क्रश बोल रहे हैं कि कैंडी क्रश खेल रहे हैं और मैं सब कुछ खेलता हूं। और ये तो भूपेश बघेल को हम सब ने देखा है, चूँकि गांव वाले हैं और बिल्कुल गांव के अंदाज में रहते हैं वो, और हर गेम हर खेल खेलते हैं। लेकिन यहाँ एक बवाल मचा हुआ है कि भूपेश बघेल इत्मीनान से अपने मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं और रमन सिंह और बीजेपी के लोग परेशान हैं। ना सिर्फ चलिए छत्तीसगढ़ के नेता अगर बात करते तो करते, वो जो एक एग्जिट प्लेन में जो एग्जिट जिनके नाम से एक गेट जो है वो तेजस्वी सूर्या गेट कह दिया गया है। हमारे साथी प्रशांत टंडन जी बार बार जब भी प्लेन में जाते हैं तो याद दिलाते हैं, देखो वो एग्जिट गेट है, तेजस्वी सूर्या गेट है। तो तेजस्वी सूर्या भी अब बात कर रहे हैं कि ये कैंडी क्रश खेल रहे हैं भूपेश बघेल।
अब भूपेश बघेल कह रहे हैं कि टेंशन में नहीं हूं तो खेल रहा हूं आराम से, पता है कि चुनाव तो जीत ही रहे हैं, जैसे ही कैंडिडेट की घोषणा हो जाएगी टेंशन थोड़ा और कम हो जाएगा। तो ये जो गेम है, इस गेम में क्यों उलझ रही है बीजेपी यहां पे? मीनू जैन जी। राजीव जी, मेरा तेजस्वी सूर्या से और बीजेपी के नेताओं से सवाल है कि आप शुक्र मनाइए वो कैंडी क्रश खेल रहे हैं, वो पोर्नोग्राफी नहीं देख रहे हैं अपने फोन पे। इनके नेता जो देखते हुए पकड़े जाते हैं, जो विधानसभा के अंदर देख रहे होते हैं, वो बैठे हुए विधानसभा की कार्यवाही चल रही होती है। और इसमें एक आप जो भूपेश बघेल ने बहुत बढ़िया बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि हम तनाव नहीं रखते हैं ज्यादा। देखिए, ये जो बीजेपी का जो पूरा, जब से मोदी आए हैं तब से तो खासकर, कि मतलब हर वक्त तनाव में रहते हैं बीजेपी के नेता। इतना तनाव चुनावों का, जीत का, सरकारें गिराने का, नफरत फैलाने का एक एजेंडा है इनके पास, एक प्रोग्राम है। इतना तनाव में रहता है इनका कि ऐसे जब आप दिन भर तनाव में आपका मस्तिष्क रहेगा तो वो नफरत की ही बात करेगा। जो व्यक्ति नफरत, और देखिए इनके जो अटल जी थे वो तो अक्सर छुट्टियों पे जाया भी करते थे, मनाली जाया करते थे साल में एक बार या 2 बार, कविताएं वगैरह भी लिखते थे वहां पे। तो और देखिए नेताओं को जरूरी है, इतना स्ट्रेसफुल इनका काम होता है कि उसमें थोड़ा दिमाग को रिलैक्स, जो वीन्स है आपकी, जो नर्व्स है, उनको थोड़ा सा आराम देने की जरूरत है। मैं तो एक ऐसे नेता को जानती हूँ कि जो अपने खाली टाइम में चंपक और चंदा मामा पढ़ा करते थे, कि ये मेरे दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करती है ये चीजें, कि दिमाग नहीं लगाना पड़ता और बड़ा अच्छा लगता है पढ़ के। तो ये बहुत जरूरी है। अमेरिका का राष्ट्रपति तक छुट्टियों में जाता है रिलैक्स करने के लिए, उसमें वो कैंडी क्रश खेले, बैडमिंटन खेले, फुटबॉल खेले, कुछ भी खेले, ये बहुत जरूरी है। असल में ये बीजेपी के जो ये तेजस्वी सूर्या वगैरह, ये अपने वही प्रधानमंत्री के मोड में आ रहे हैं, उसी की नर्सरी के, एक ही नर्सरी के है ना सब, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। तो ये बता रहे हैं कि भाई जो नेता है उनको तो हर वक्त लॉन्ग फेस बना के और हर वक्त भाषण देते रहना चाहिए, और हर वक्त तनावपूर्ण बातें और सीरियस बातें और जुमलेबाजी और नारे करते रहना चाहिए। और देखिए, आप भूपेश बघेल को देखेंगे भी, वो आम नेताओं की अपेक्षा उनके चेहरे पे हर वक्त मुस्कान खेलती रहती है। आप कभी भी देख लीजिएगा उनको, चाहे वो बात कर रहे हो या ना कर रहे हो, उनका चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है हर वक्त। देखिए, अभी भी बोल रहे हैं तो भी, हालांकि इस टाइम तो वो लाइटर मूड में है, लेकिन इसमें बुराई क्या है? और ये जो इस तरह की, इनको किसी भी व्यक्ति का, उसमें नेता कोई भी, पहले राहुल गांधी के पीछे पड़े रहते थे छुट्टियों के, आपको ध्यान होगा नेपाल तक पहुंच गए थे। मतलब ये लोग, इनके दिमाग में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इनका ये है कि जो बस नेता को तो 24/7 by 365 days हर वक्त बस राजनीति और हर वक्त कठोर शब्द बोलते रहना चाहिए, पैतरेबाजी में लगे रहना चाहिए, मक्कारी में, षड्यंत्रों में और इसमें लगे रहना चाहिए। तो ये उनका कहना है, और उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि भाई मैं उसके बाद में आपका ये मीटिंग शुरू हुई, खेल बंद। और आजकल तो ये हो गया, एक टेंडेंसी है, लोग 2 मिनट फ्री नहीं हुए फोन खोल के बैठते हैं, और देखना जरूरी होता है आजकल। आप 2 मिनट के लिए आप मिस कर जाइए, आपके मैसेजेस मिस हो जाते हैं, एकदम से कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आया, आप देख नहीं पाए, रह गया। तो ये तो इनका आलोचना का, और वो तेजस्वी, आप जैसा कह रहे हैं कि वो छाछ बोले तो बोले, छलने भी बोले जिसमें 70 छेद, मतलब तेजस्वी सूर्या बोल रहा है, जो इमरजेंसी डोर खोल रहा है चलते उड़ते हवाई जहाज का, वो बोल रहा है। मतलब ये इनकी बदजबानी देखनी, हिम्मत देखिए जरा। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इमरजेंसी डोर खोलने वाला तेजस्वी सूर्या क्या बातें कर रहे हैं। खैर, बीजेपी को शायद ऐसे लोग ज़्यादा पसंद हैं, और शायद इसीलिए अब कुछ सांसद जो हैं वो विधायक बनाए जा रहे हैं, लेकिन बकौल प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कोई जीतने वाला नहीं है। इसलिए तमाम उन सांसदों से गुजारिश यही रहेगी कि आप ज़्यादा मेहनत मत कीजिए, जो काम आपको दिया गया है, पहले से जनता जिस चीज़ के लिए आपको चुनकर भेजी है वहीं टिके रहिए, बेहतर होगा। नहीं जीतेंगे तो शायद फिर से मौका मिल जाए। खैर, आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास, आपसे ज़रा समझूं, अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे जल्दी आपसे ज़रा समझूं कि जो हम चर्चा अभी पिछले 1.25 घंटे से कर रहे हैं, उस चर्चा में एक सबसे बड़ी बात ये कि बीजेपी में बगावत और बड़ी बगावत हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ
जो कुछ अभी से दिखाई दे रहा है, देखिए बहुत ही क्लियर कट पिक्चर दिखाई दे रहा है, आपको भी दिख रहा हो तो ज़रूर बताइए कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, इन 5 राज्यों में बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी दिखाई दे रही है जो पूरी तरह से फंसी हुई है। अगर पूरी तरह से फंसी हुई है तो जो काम हो रहे हैं, क्या सांसदों को उतारकर, मंत्रियों को उतारकर इन चुनावों में जीत हासिल की जा सकती है? लेकिन दूसरी तरफ जो विदाई निमंत्रण पत्र आया हुआ है, वो भी आप लोगों ने देखा ही। उस विदाई निमंत्रण पत्र के समय हमारे मध्य प्रदेश के सीएम साहब जो हैं वो गंगा के तट पे पहुंच गए। क्या मायने रखता है ये? राजीव जी, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट बंटवारे के पैटर्न को देखिए, आमतौर पे माना जाता रहा है, माना ही नहीं जाता रहा बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने उसका पालन भी किया है। जहां आप सत्ता में होते हैं वहां ज्यादा से ज्यादा टिकट आप बदल देते हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री तक को बदल दिया, पूरी सरकार बदल दी, और जो उम्मीदवार बना है उसमें अधिकांश नए लोगों को ले आई। इस समय क्या कर रहे हैं? इस समय 3 राज्यों में इस पार्टी की दावेदारी प्रमुख है। इसमें से एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जहां पे सत्ता में है। अब तक 80% लोगों को, पुराने लोगों को टिकट दे चुके हैं। ये केवल 9 मंत्री बचे हुए हैं जिनको टिकट नहीं मिला है, बाकी सभी मंत्रियों को टिकट मिल गया। मध्य प्रदेश की स्थिति है। आप जिन 9 और आप सांसदों को लेकर के आए, सांसदों को लेकर के आने पर आपने एक सामूहिक नेतृत्व का लोगों को नारा दिया। अब इसी बीच चौथी लिस्ट में आपने शिवराज सिंह चौहान को भी आपने उम्मीदवार बना दिया। तो अब तक जो नेता लोग ये कह रहे थे कि हम विधायक बनने के लिए नहीं आए हैं, कुछ बड़ी चीज बनने के लिए आए हैं, तो क्या शिवराज सिंह चौहान विधायक बनने के लिए आए हैं? किस बात के लिए आपने इनको उम्मीदवार बनाया? तो आप अपने कार्यकर्ताओं में किस तरह कंफ्यूजन मध्य प्रदेश में पार्टी फैलाई हुई है। दूसरी चीज, अगर आप छत्तीसगढ़ में जाइए और राजस्थान में जाइए जहां पे आप सत्ता में नहीं है, स्थिति यह है कि 41 में से एक सीट, केवल एक सीट पे भारतीय जनता पार्टी है जिसपे आपने उम्मीदवार बदल दिया, जहां पे भरोसे शेखावत के दामाद चुनाव जीतते आ रहे हैं 5-6 बार से। और बाकी जगहों पर स्थिति है कि आप 29 नए उम्मीदवार ले आए जो पहली बार चुनाव लड़ेंगे। वो इसके पहले चुनाव नहीं लड़े हैं। आप पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह राठौर को आप ले आए, जयपुर जिले का विधानसभा क्षेत्र है वो। वहां के लोगों ने गो बैक का नारा लगा दिया। जिन शहरी इलाकों में माना जाता है कि पार्टी का प्रभाव है, उस राजस्थान में आपने अधिकांश उम्मीदवार बदल दिए और ऐसे उम्मीदवार लेकर के आए जो पहली बार चुनाव लड़ रहा है। ये क्यों लेकर के आप आए? उससे क्या आपको फायदा होने वाला है? क्या विधायक जो सांसद आपको चुनाव लड़ने आ रहे हैं जिनका एकदम खुलेआम विरोध हो रहा है, वो कितना कारगर हो पाएंगे? आप गुजरों में बैसला साहब, कर्नल बैसला एक बड़ा नाम रहा है राजस्थान, बड़ा आंदोलन उन्होंने चलाया। बैसला भी चुनाव लड़े थे, लोकसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन मैं मानता हूं इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। गुजरों के नेता रहे और अच्छी खासी उनकी पैठ है। उनके पुत्र को आपने उतार दिया। क्या सचिन पायलट के मुकाबले में उनके पुत्र विजय बैसला कितना प्रभावशाली साबित हो जाएंगे? रमेश बिधूड़ी कितना साबित हो जाएंगे? एक जो विवादास्पद लोग हैं वो आपको कितना अपने पास वोट लेके चले आएंगे? जो आपकी पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेता हैं विजय राजे, वह उनके समर्थकों को आप टिकट नहीं दे रहे हैं, उनको आप आगे नहीं कर रहे हैं। एक अकेली नेता राजस्थान की जिसकी पैन राजस्थान असर है, और जो बड़े समूह हैं उन समूहों में उनका व्यक्तिगत कनेक्ट है, उनको आप किनारे किए हुए हैं। कौन सी राजनीति आप राजस्थान में करना चाहते हैं? राजस्थान में आपने उस सरकार को बेईमान साबित नहीं कर पाए, अशोक गहलोत पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाए, वहां पर आपने जो कानून व्यवस्था के सवाल पैदा किए सबका जवाब राज्य सरकार ने दिया कि जिन जिन अपराधी घटनाओं की आप चर्चा करते हैं राज्य सरकार ने आगे बढ़ के कार्रवाई की। जो दोषी या आरोपी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनको तत्काल गिरफ्तारी हुई। वो माहौल भी आपका नहीं बन पाया। जो आप जन कल्याण के या समाज कल्याण के कार्यक्रमों का उल्लेख आप करते हैं उससे मीलों राजस्थान की सरकार चली गई। उससे स्वास्थ्य का आप अभी आयुष्मान भारत की बात करते हैं 15 लाख की, वो 25 लाख लेके चले गए और स्वास्थ्य को उन्होंने अधिकार बना दिया, रोजगार को उन्होंने अधिकार बना दिया, लोगों को सरल और बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करने लगे वो।
महंगाई के राहत शिविर के नाम पर 2 करोड़ लोगों का उन्होंने पंजीकरण कराया, सीधा संवाद कायम किया सरकार ने, और उनको तमाम सामाजिक कल्याण कार्यों के माध्यम से उनको बकृत करने की, उनको सहायता पहुंचाने की कोशिश की। आपकी सरकार ये कहती है कि 800 रुपए का सिलेंडर सस्ता है, और वो सरकार कहती है कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। आप किसको आप स्वीकार करेंगे? क्या 800 रुपए सस्ता है, या वहां की राजस्थान की सरकार मान लेगी? इस देश की कोई जनता मान लेगी जिसको आप गरीब मान करके आपने उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन दिया हुआ है? जमीन पे कहां है आप छत्तीसगढ़ चले जाइए। छत्तीसगढ़ में जिन्होंने अपने जो टिकट बांटे हैं उनमें स्थिति यह है कि 40 सीटें ऐसी हैं, छत्तीसगढ़ में जो टिकट दिया उस छत्तीसगढ़ में भी 43 नए चेहरे हैं। आप किसको लेकर आ रहे हैं? कौन आगे आएगा? कौन नेतृत्व करेगा? किसके बिना पर आप चुनाव जीत जाएंगे? जगदलपुर बस्तर के इलाके में जो एक व्यक्ति आपका सिटिंग एमएलए था, जो 2019 के चुनाव में नक्सली हिंसा में बेचारे मारे गए विधायक जी, उनके परिवार के लोग आज शोर मचा रहे हैं कि साहब उनको टिकट क्यों नहीं दिया? क्या नए आदमी को आपने टिकट दे दिया? अकेले विधायक थे वो। तो आप माने दंतेवाड़ा हो, सरगुजा हो, बस्तर हो, वहां की भी स्थिति है कि आपके पास स्थानीय नेतृत्व नहीं है। पार्टी में सोचिए कि नंद कुमार साय जब इस राज्य में पहली सरकार बनी थी, जब पहली सरकार बनी थी उस समय भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी नेता थे, और उनको नंद कुमार साय की आपने यो अवहेलना की कि पार्टी छोड़ के चले गए और जो कांग्रेस के नेता हो गए जी। रमन सिंह के जो लोग हैं, रमन सिंह को भी आप आगे करने के लिए तैयार नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल जिनको आपने पार्टी से निकाल दिया था, वो आज आपके सिरमौर बने हुए हैं। पार्टी से निकाले गए थे वो उसी 2000 जब वहां पर नई सरकार बनी थी और उस विपक्ष के नेता को लेकर के जब संघर्ष हुआ था, और यही सम्मानित मोदी जी उस बैठक के पर्यवेक्षक बन के गए थे। वो क्या क्या नहीं हुआ था उस पूरे घटनाक्रम में, प्रमोद जी को और बेहतर तरीके से पता हो। आप पूरे के पूरे आप रमन सिंह को पिछले 5 साल आप याद कीजिए, 5 साल तक रमन सिंह कहीं भी छत्तीसगढ़ की राजनीति में सक्रिय नहीं थे। यह माना जा रहा था कि वो जो उनका एक नया जो एक प्रकोष्ठ बनाया हुआ है जहां भेज देते हैं लोग, शायद उसमें जाने वाले हैं सलाहकार समिति में। आप पूरी तरह से आपने निष्क्रिय बनाए रखा, और अचानक आप आ गए और आपके पास कोई लीडरशिप नहीं है। तो कहां से आप आगे आ जाए? कौन आपको चुनाव जिता देगा? आपने आप अभी प्रधानमंत्री जी गए थे बस्तर में जो उन्होंने भाषण दिया, आप मैं पहली बार सुन रहा हूं, मेरी स्मृतियों में नहीं है। मैंने तमाम आंदोलनों में नेताओं को देखा है कि प्रधानमंत्री का कहीं दौरा हो और स्थानीय लोग बंद का आह्वान कर दें कि सब बंद करो, विरोध स्वरूप। ये पिछले मेरी स्मृतियों में चीजें नहीं है। यह प्रधानमंत्री का विरोध बस्तर में हुआ। आपने कौन सी तरक्की कर दी वहां बस्तर में? ये दूसरी तरफ इस छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ आप कोई एंटी इनकम्बेंसी माहौल नहीं बना पाए। एक आंदोलन नहीं खड़ा कर पाई भारतीय जनता पार्टी, अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय नहीं कर पाई। दूसरी तरफ इस भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार ने आप सोचिए एक और मैं कहना चाहता हूं कि आप जब जोड़ तोड़ की सरकार बनाते हैं, जब पहली बार छत्तीसगढ़ में सरकार बनी तो आप याद कीजिए अजीत जोगी ने क्या तमाशा मचाया। पार्टी को तोड़ना, बीजेपी से तोड़ करके लोगों को अपने पर ले आना, तोड़ करके नई पार्टी, बीजेपी में क्या क्या नहीं हुआ, माने छत्तीसगढ़ विकास पार्टी बनवा दी उन्होंने। परिणाम क्या हुआ? जब आगे 2003 में चुनाव, 2005 में चुनाव हुआ, 2003 में चुनाव हुआ, 2008 में चुनाव हुआ, 2013 में चुनाव हुआ, तीनों में कांग्रेस हार गई। बाद में भूपेश बघेल जैसे लोग मैदान में उतरे, उन्होंने पार्टी को खड़ा किया। आज बीजेपी कोई नाम लेवा नहीं है। आप जनादेश के खिलाफ जब राजनीति करने लगते हैं तो आपको वह समर्थन नहीं मिलता। वो स्थिति आज मध्य प्रदेश में हो गई। मध्य प्रदेश में पिछला चुनाव बीजेपी के पक्ष में नहीं था। जो 25 लोगों को, 26 लोगों को आप इस्तीफा दिलवा दीजिए, पार्टी को तोड़ दीजिए, दूसरे पार्टी में सेध लगाइए। इससे जो आप सत्ता हासिल करते हैं वह सत्ता आपको जनप्रिय नहीं बना सकती। और इस तरह की नाराजगी जो इतिहास छत्तीसगढ़ में हुआ था, मुझे लगता है कि वह दोहराया जाएगा मध्य प्रदेश में। जो आपने तोड़फोड़ किया मध्य प्रदेश में, वह उस विरोध को आपका सामना करना पड़ेगा।
और वही स्थिति आज है। आज अगर आप ताकतवर लोग हैं, आप कहते हैं कि विधायकों के पास खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ इंटेलिजेंसी होती है, या बोलते रहे, और आपने करके दिखाया भी है। आप तो नहीं कर दिए छत्तीसगढ़ में, आप तो नहीं बदल पाए एक भी टिकट, और अभी तक जो टिकट रुके हैं मंत्रियों के, वो सब ज्योतिरादित्य के समर्थक लोग। तो ये तीनों प्रमुख राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बहुत अजीब स्थिति फंसी हुई है। और मेरा अपना मानना है, मेरा विश्वास पूर्वक मानना है कि स्थानीय नेतृत्व अगर आपके पास नहीं है तो उस राज्य विशेष में चुनाव जीतना आपके लिए बहुत कठिन है। जी, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है, अमित शाह को लगता है कि उनके दम पर उनकी पार्टी अभी तक जीतती आई है। लेकिन क्या उनके दम पर, प्रशांत टंडन जी, कर्नाटक जीत पाई थी? बीजेपी नहीं जीत पाई थी। और अब तो तेलंगाना भी एक अलग स्थिति दिखाई दे रही है। तेलंगाना में कांग्रेस काफ़ी मजबूती के साथ सामने दिखाई दे रही है। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 3 जगहों की हम बात कर रहे हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। मिजोरम और तेलंगाना की तो हम बात भी नहीं कर रहे हैं, जहां बीजेपी कहीं है भी नहीं। उस हिसाब से भी ज़रा आपसे, अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ें और जल्दी से ख़त्म करेंगे, उस हिसाब से भी आपसे ज़रा समझूं कि क्या लोकल कैंडिडेट्स, लोकल जो नेतृत्व है उसको किनारे लगाना, ये कौन सी स्ट्रेटजी हो सकती है? चलिए, लगा करके आप फ़ायदे में रहें, नुकसान में रहें, ये पार्टी का अंदरूनी मामला हम मान सकते हैं। लेकिन ये कौन सी स्ट्रेटजी है कि आप लोकल नेतृत्व को, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो, रमन सिंह हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, इनको किनारे लगा करके क्या आप पाना चाहते हैं यहाँ पे? क्या यहाँ से, चलिए 2023 के इन विधानसभा चुनाव में आप हार भी गए, मान लिया कि आप ये सोच के चल रहे हैं कि चलो हम हार रहे हैं, लेकिन 2024 क्या यहाँ से जीतते हुए दिखाई दे रहा है कि बीजेपी यहां से जीत रही है? राजीव जी, ये बात तो कोई बहुत छोटे मोटे टूर्नामेंट में भी लोग नहीं करते। छोटे मोटे टूर्नामेंट में भी ये बात नहीं करते कि मैच के पहले कैप्टन बदल दे। और यही काम बीजेपी लगातार कर रही है कि मैच के पहले कैप्टन बदलती है। और ये केवल बीजेपी के लिए नहीं, आप पंजाब का देख लीजिए क्या हुआ। कैप्टन अमरिंदर सिंह एग्जाम्पल है। कर्नाटक में आप देखिए कि कर्नाटक में येदियुरप्पा को आपने नाराज किया, उनके बेटे को टिकट उनकी सीट से देने को तैयार नहीं थे। तो ये हो गया कि कर्नाटक में भी जो है रिजल्ट आपके सामने है। यही काम आपने हिमाचल में किया। हिमाचल में भी बगावती लोग थे, बगावत थी पार्टी के अंदर। और आपने स्थानीय जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उन्हीं के परिवार के टिकट काट दिए उनके। तो देखिए, मतलब आप शायद मोदी साहब ये स्थापित करने में लगे हुए हैं कि या तो मैं या कोई और नहीं। तो ये जो स्थिति है ये पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी। अब पार्टी देखिए, बीजेपी एज ए पॉलिटिकल पार्टी अभी फिलहाल तो खत्म हो चुकी है। अब बीजेपी केवल एक चुनाव लड़ने की मशीन है और उसमें पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो एक वाइब्रेंसी होती है, बोलने की आज़ादी होती है, वो नहीं होती। इसीलिए आप देखिए कि जेपी नड्डा भी बेचारे थक हार के चुप ही हो गए, कहीं दिखाई नहीं दे रहे वो भी जी। तमाम सारे जो बड़े नेता हैं उन्होंने बोलना बंद कर दिया है। और एक बड़ा संकट बीजेपी के सामने जो पैदा हो रहा है, आप पूरे देश में देखिए कि अभी राहुल गांधी है, राहुल गांधी की 20 साल की राजनीति बची हुई है अभी, कम से कम। आप अखिलेश यादव को देखिए, आप तेजस्वी को देखिए, बंगाल में आप देखिए, सब जगह आप आरएलडी को देखिए। हर पॉलिटिकल पार्टी में अपना रिप्लेसमेंट आ गया है अगले जनरेशन का, जो अगले 20 साल तक रहेगा। थोड़ा बहुत वो तमिलनाडु में कहीं गुंजाइश की कमी थी तो वो बीजेपी ने खुद पूरी कर दी कि स्टालिन के बेटे को स्थापित कर दिया सनातन की डिबेट से। तो सब पॉलिटिकल पार्टी में अगली जनरेशन आ गई है। बीजेपी की अगली जनरेशन आपको कहीं नहीं दिखाई देगी। जो कुछ पोटेंशियल वाले नेता थे भी तो उनको किनारे लगा दिया गया।
तो ये एक बड़ी क्राइसिस बीजेपी के अंदर अगले 15-20 साल की में आने वाली है। मतलब अभी इस इलेक्शन के बाद ये इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होने जा रही है। वरुण गांधी को वो प्रमोट नहीं करने जा रहे हैं। तो उस जनरेशन का बड़े नेता बीजेपी के पास हिंदी बेल्ट में तो नहीं है। तेजस्वी सूर्या जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके के वो नफरती बयान उनके आते हैं, वो भविष्य की राजनीति है ही नहीं। ये बीजेपी को अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा। जैसे कांग्रेस ने अपने आप को री इन्वेंट किया है, अपने आप को नए दौर से जो है वो सिनर्जाइज किया है। तो ये एक बड़ी क्राइसिस बीजेपी के सामने आने वाली है और ये चुनाव में अभी आपको दिख जाएगी जी। कि जितने ये पैराशूट वाले नेता हैं, इनकी कार के पीछे लोग दौड़ेंगे और ये नुकसान पहुंचाएंगे। राजीव जी सब मोदी जी से बुलेट प्रूफ कार लेके जाएंगे। प्रमोद अग्रवाल जी, आखिरी क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूँगा और सीधा सिंपल सी बात, बीजेपी ने 85 उम्मीदवार उतार दिए हैं, मैदान में हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, और उस हिसाब से देखा जाए कितनी सीटें बीजेपी को आ रही हैं? मैं बात कहना चाहता था राजीव जी कि एक सांसद के अंतर्गत कम से कम 8 और अधिकतम 9 विधानसभा सीटें उसके लोकसभा क्षेत्र में होती हैं। बिल्कुल। जिसका उपयोग आप, जिस सांसद का उपयोग आप 8 सीटें जिताने के लिए कर सकते थे, उसका उपयोग आप 1 विधानसभा सीट जीतने के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि आपके सांसदों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी काम नहीं किया है। आपकी जो योजनाएं जिनको आप विकास की योजनाएं कहते हैं, उनका लाभ उस लोकसभा क्षेत्र की जनता को भी नहीं मिला है। इसलिए आप उसका कद छोटा करके लोकसभा से आप विधानसभा में ले आए। अगर हमारे यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो 4 सांसद अभी तक उतार चुके हैं, 5 सीटें अभी बची है, उनमें और गुंजाइश है। तो उनके अंतर्गत 33 विधानसभा सीटें आती हैं। अगर 33 विधानसभा सीटों को वो प्रभावित करते तो आपकी सरकार बन जाती। इसका मतलब यह है कि वो इतने नाकारा सिद्ध हुए हैं कि उनका उपयोग अब एक विधानसभा क्षेत्र के लायक रह गया। दूसरी बात, एक बात और आगाह करना चाहता हूं इस देश को भी और हमारे कार्यक्रम को भी कि आज पांचजन्य में एक ट्वीट आया था सुबह सुबह कि हैदराबाद के क्रिकेट मैच में पाकिस्तान जीतेगा और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे किसने लगाए, जबकि किसी पाकिस्तानी को हिंदुस्तान आने का वीजा नहीं दिया गया। ये एकमात्र ऐसा मुद्दा है जिस पर चुनाव लड़ा जा सकता है, जिसके कारण देश में फिजा बदली जा सकती है। अगला मैच गुजरात में है, नरेंद्र मोदी जी के स्टेडियम में है, गुजरात की प्रयोगशाला में है और भारत और पाकिस्तान का मैच है। उसमें अगर ऐसा कुछ करवा करके कि जिससे देश में फिर से धर्मांधता शुरू हो, फिर से नफरत का दौर शुरू हो और इन चुनाव की फिजा को बदला जा सके, ये तो आत्ममुग्ध व्यक्ति वो प्रयास जरूर कर सकते हैं। उससे इस देश को सावधान रहना चाहिए और इस बात का लगातार ध्यान रखना चाहिए कि जिस पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से आपको तकलीफ है, उस पाकिस्तान को भारत में खेलने के लिए उसी राष्ट्रवादी सरकार ने बुलाया है जो सरकार उसके यहाँ एशिया कप खेलने नहीं गई। जी राजीव जी, परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं प्रमोद अग्रवाल जी। अहमदाबाद में 14 तारीख को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच है और मैच अगर करवा रहे हैं और नज़रें आपकी टिकी हुई हैं वहाँ इजराइल पे और आप कुछ लपकने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अब फ़ायदा नहीं हो सकता। सत्यपाल मलिक जी ने जो अपनी बात रखी थी हमारे ही इंटरव्यू में, प्रशांत टंडन जी 1 नहीं 2 बार इंटरव्यू ले चुके हैं और जो कह रहे थे कि पुलवामा की आंधी आई उस समय, और जिन सांसदों की आप बात कर रहे हैं कि जो सांसद बन गए और शायद वो सांसद बनने लायक भी नहीं थे, लेकिन वो पुलवामा की आंधी में तो बन तो गए, मगर अब विधायकी भी बचा पाएंगे या नहीं ये देखना होगा, जैसा हमारे साथी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी थोड़ी देर पहले कह भी रहे थे। तो बातें बहुत हैं
और उन सब पे चर्चा हम खूब करेंगे आने वाले समय में। लेकिन आप ये नहीं बताए कि कांग्रेस को कितनी बीजेपी को कितनी सीटें आ रही हैं। मीनू जैन जी कुछ जोड़ना चाहती हैं, तब तक आप सोच लीजिए कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी 85 सीटें रख करके कितनी सीटें ला रही है। आज की तारीख में 13 सीटें मात्र है बीजेपी के पास, उसमें इजाफा हो रहा है क्या, जरा सोचिए। तब तक मीनू जी के पास आता हूँ। जी मीनू जी। जी राजीव जी, मैं ये कहना चाह रही थी, स्वामी जी चले गए हैं शायद, मैं ये कह रही थी कि कल मोदी जी उत्तराखंड आ रहे हैं, तो कल वो ऐसी ऐसी तस्वीरें भेजेंगे उत्तराखंड से जो शिवराज सिंह की तस्वीरें उसके सामने फ्लॉप हो जाएंगी। कंपटीशन तगड़ा है। जी राजीव जी बिल्कुल। और इस बीच अगर हो सकता है निमंत्रण पत्र जो है, विदाई पत्र कहीं वहाँ से भी ना आ जाए, जैसी विदाई पत्र हम लोग यहाँ श्यामला हिल्स भोपाल के लिए और वहाँ से देख रहे हैं। तो खैर वो कल की बहुत यादगार तस्वीरें हो सकती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऐसे भी उनकी तस्वीरें, मोदी जी की तस्वीरें उत्तराखंड से ऐसे भी बहुत यादगार आती हैं। कभी वो गुफा में बैठे हुए नजर आते हैं। प्रमोद जी कितनी सीटें? मेरा अनुमान है कि 13 बच जाए तो बहुत है। 13 बच जाए तो बहुत है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और 13 बचे तो बहुत है, लेकिन ये 13 होगा या नहीं, 13 सीटें आएंगी या नहीं, छत्तीसगढ़ की बात हम कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं। 3 तारीख को पता चलेगा, 3 में ना 13 में। चलिए चर्चा करेंगे आने वाले समय में। तो ये 3 दिसंबर क्या बीजेपी सरेंडर कर रही है? लोग बोल तो ऐसे ही रहे हैं कि उससे पहले सरेंडर कर दिया बीजेपी ने। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं प्रमोद अग्रवाल जी, मीनू जैन जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, सुनील शुक्ला जी, प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। हमारे साथ जुड़े थे संजय कुमार सिंह साहब, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, इसलिए वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो